बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और दिन का आगाज़ ही बहुत अच्छा हो चुका होगा। मामूल के मुताबिक छुट्टियों के बाद एक बार फिर से हम बाहर देख रहे हैं, शहर में रौनकें बहाल हो गई हैं। और वो मैं जो 2-3 दिन से जिक्र कर रही थी कि बाहर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, रोड बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे शहर एक तरह से बिल्कुल खाली है। आज रूटीन डिफरेंट नज़र आई है। सो अल्लाह ताला ये रौनकें, ये चहलकदमियाँ, ये चहल पहल इसी तरह से बरकरार रखे। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ आज के पहले सेगमेंट से एक दिन एक नेकी। हमारे स्कॉलर अमानत रसूल साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज का पैगाम वो हम तक पहुंचाएंगे। जी, जिस शख्स में तवाज़ो और इनकिसारी होती है वो बंदा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तवाज़ो इनकिसारी का मतलब ये होता है कि इंसान के पास इल्म भी हो, दौलत भी हो और इंसान के पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मुख्तलिफ़ नेमतें मौजूद हों, लेकिन वो उन नेमतों पर ख़ुद दावा करने के बजाय और उसका मालिक ख़ुद को साबित करने के बजाय वो हमेशा उसके निस्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ करे। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको इल्म दिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको माल व दौलत दिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको मुख्तलिफ़ नेमतें अता की, तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में झुका रहे। हदीस पाक के मुताबिक कि जो शख्स भी तवाज़ो इख्तियार करता है, इनकिसारी इख्तियार करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे दुनिया और आखिरत में बुलंदियाँ अता करता है। तो तवाज़ो का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि इंसान अपने आप को बेबस बेकस दुनिया के सामने रखे या अपने आप को आजिज़ बनाकर दुनिया के सामने पेश करे, बल्कि तवाज़ो का मतलब ये है कि इंसान दुनिया में इस अंदाज से रहे कि लोगों में उसकी एक इज़्ज़त और उसका मकाम और मर्तबा भी हो, लेकिन वो फिर भी अल्लाह की बारगाह में अपने आप को इसलिए झुकाए रखे कि जो कुछ भी उसके पास है वो अल्लाह का दिया हुआ है और वो जब चाहे अपने बंदे से ये सब कुछ छीन भी सकता है। आमीन सुम आमीन। ये थी नाज़रीन आज की अच्छी बात। सो आज की खबरें क्या हैं, हमने उनकी तरफ बढ़ना है और टॉप स्टोरीज़ क्या हैं। जी, पहले सबसे आज की खबर जो हम डिस्कस करेंगे, वन व्हीलर्स और पुलिस की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। कोरोना से एक और शख्स चल बसा, मुस्बत केसेस की शरह 4.6%। और वेलकम बैक। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। आज की खबरों की डिटेल्स क्या हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर उमर असलम और दुर्रे नायाब मौजूद हैं। वेलकम कहेंगे उन्हें आज के शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज पहली खबर की तरफ चलेंगे और अनफॉर्चुनेटली आज जाते हुए कलमा चौक के करीब फ्लाईओवर पे इस कदर बुरा एक्सीडेंट हुआ था कि मतलब सुबह सुबह मेरा दिल इतना परेशान हो गया। पूरी रोड पे खून ही खून नज़र आ रहा था और वहाँ पर अभी रेस्क्यू की बाइक पहुंची थी और इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही थी। बहुत ज़्यादा अफसोस होता है ये सब चीज़ें देख के। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अब ये जो वन व्हीलर्स हैं इनकी तरफ आ जाते हैं, पुलिस इनको पकड़ने में रही और एक स्पेशल मैसेज ईद की छुट्टियों से कबल या कोई भी स्पेशल इवेंट हो जारी किया जाता है कि वन व्हीलर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये दफ़ात लगेंगी और इस तरह से सब कुछ, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होता। उमर, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। ईद के दिनों में क्योंकि हम ड्यूटी पे भी थे, उसके बाद घर के जो हैं जिस तरीके से ईद के दिन मसरूफ़ गुजरते हैं गोश्त की तकसीम में और फिर आना जाना लगा रहता है, ठोकर न्याज बेग पे, हरबंसपुरा वाली साइड पे और जो मेन रोड्स बड़े रोड्स हैं, क्योंकि ट्रैफिक नहीं होती। आउटसाइडर्स लाहौर क्योंकि परदेसियों का शहर अब बन चुका है, तो ज़्यादातर यहाँ पे रोड खुले बड़े रोड हैं, उस दिन खाली खाली रोड होते हैं, तो इंतहा की स्पीड पे मोटरसाइकिलें जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो तेज़ गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से परसों देखा कि ठोकर के करीब एकदम मैं गाड़ी चला रहा था, लेट के दो लड़के एकदम, एक ने यहाँ से क्रॉस की और एक ने मुझे यहाँ से, मैं कैंपस के करीब था तो मैं एकदम अपनी स्पीड पे था, मैं एकदम वो शॉक्ड हो गया। फिर मुझे हुआ कि मैंने, हालांकि मैं अपनी लाइन में ठीक जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कि भाई आई हैव टू बी केयरफुल, रोड खाली है, आज ज़्यादा केयरफुल होकर चलानी पड़ेगी। अब ये देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है अन्ना
जब हम पहले प्रोग्राम करते थे सीमल के साथ, मुझे याद है, तो वो तब भी 12-13 साल से ये एक मसाइल चलते आ रहे हैं और इसको कंट्रोल नहीं हो रहे। इसमें कसूर घर वालों का भी। देखिए जब लड़के बच्चे मोटरसाइकिल निकलते 18-20 साल की उम्र के जो लोग स्पेशली, तो क्योंकि 30-35 वाले कभी भी इस तरह की हरकतें बहुत उनका रेशो कम हो गया, वो मैच्योर हो चुके हैं। तो तब देखें फिर ये 1 to 5 स्पेशली, क्योंकि मैं तो चलाता भी रहा हूँ तो मुझे पता है ये स्पेशल इसके मैकेनिक होते हैं, इनकी आवाज़ को चेंज किया जाता है, जो व्हीलर्स की बाइक होती है उनको बाकायदा उसकी ट्यूनिंग उसके मामलात ही कुछ और खिलाफ भी इस तरह के जो इनके खिलाफ पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। सबसे पहले देखें उनके अपने बच्चों पे निगाह रखना पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, पहली जिम्मेदारी जो है। लेकिन मैं उम्र की बात यहाँ से कैच करूँगा कि पुलिस को पता होता है कि कौन सी आबादियों के अंदर कौन से मैकेनिक है, बिल्कुल आपने सही और जो गाड़ियों की मोटरसाइकिलों की मॉडिफिकेशन करते हैं उसके अंदर उनके सिलेंसर निकालने का माहिर है, आवाज़ें तब्दील करने का माहिर है, ब्रेक शू, और उसको खूबसूरत तरीके से जो सजाते हैं, उनकी प्लेटें उतार देते हैं, पीछे छोटे मडगार्ड्स लगाते हैं ताकि वो उठाने में और गाड़ी को मोटरसाइकिल को नीचे करने में प्रॉब्लम ना हो। ये तमाम मॉडिफिकेशंस जो हैं वो खुलेआम हो रही होती हैं, ये किसी घर के बेसमेंट में नहीं हो रही। आप बीटल रोड चले जाएं, आप इस्लामपुर में, मुझे पता है कृष्ण नगर के अंदर, मुझे पता है। सही बात है। दूसरी बात है कि पुलिस का काम है सिर्फ एक बयान जारी करना, जो इससे पहले उन्होंने कहा था ट्रैफिक पुलिस की जो वालिदैन जो है बच्चों को घर में कैद करे। घर पे कैद कैसे कर सकते हैं बच्चों को? बच्चे आप घर में कैद होंगे, आपकी बाइक घर में आप रख लेंगे, वो किसी दोस्त की बाइक लेके निकल जाएंगे। ये कौन सी ऐसी चीज है कि एक बंदा वन मैन ड्राइविंग है? ये तो है कि बाइक, एक बच्चे के पास बाइक होगी और 10-12 लोग उससे बारी बारी जो है व्हीलिंग कर रहे होंगे। सही कहा आपने। और पुलिस जो है ना, माजरत के साथ 2-3 एक्सपीरियंस हुआ है, अननेसेसरी इशू में पड़ी रहती है। सारा दिन उनके ऊपर इतना बर्डन होता है कि उनको समझ ही नहीं आ रही होती, और इतने ज़्यादा उनका बिहेवियर चेंज हो गया अब ख़ास तौर पे। और मैं उमर से पूछूंगा कि उमर, जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट होती है तो पुलिस ज़रा आपे से बाहर क्यों हो जाती है? ये मैंने बहुत नोट किया है। मेरे साथ 2-3 आजकल तो पुलिस के साथ मुस्लिम लीग नून का बड़ा प्यार है जी। आजकल तो आप बात आपे से बाहर हुई, आजकल तो बहुत ज़्यादा प्यार है, उनके ऑफिसर्स का भी ख्याल करती हैं, IG को माफ़ी नहीं मांगने देते। खैर वो तो अच्छी बात थी, लेकिन इसके अलावा प्यार भी बड़ा है आजकल। इलेक्शन भी है, इलेक्शन आ रहा है इतवार को, वो बना के रखनी जो ना बनती है। लेकिन एक अफसोस की चीज़ दुरे ने, आप भी एग्री करेंगे, जितने वन व्हीलर्स हैं, मैंने कभी किसी को हेलमेट पहने हुए नहीं भी देखा। मुझे नहीं समझ आती, इनको अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है। मतलब एक हेलमेट कम से कम आपकी ज़िंदगी को महफूज रखता है। हमने कई तजवीज़ दी पहले भी जब गवर्नमेंट में, कि आप ये वन व्हीलिंग को या जो रेसिंग है थोड़ा सा इसको प्रॉपर एक ट्रैक बना के लाहौर से बाहर कहीं आप लोगों को ये सहूलियत मुहैया करें, इससे रेवेन्यू जनरेट करें। जो बाइक लेके अपनी चीज़ों के मुताबिक हेलमेट के साथ, अपनी सेफ्टी गैजेट्स के साथ आए, वो पे करे और उस ट्रैक पे बाइकिंग करे, चलाए, वहाँ पे डॉक्टर मौजूद हो, रेस्क्यू का स्टाफ मौजूद हो, और लोग अपना वीक में एक दिन शौक पूरा कर लें। ये कोई पूरी दुनिया में होता है, ऐसी कोई बात तो नहीं है। अब तो लोग बाइक से निकल के साइकिलिंग, और साइकिलिंग के बाद स्केटिंग, और स्केटिंग के बाद पता नहीं किस किस स्पोर्ट्स में जा रहे हैं। आपने एक बिल्डिंग क्लाइंबिंग का देखा है शौक लोगों को चढ़ा है बाहर के ममालिक में, कि लोग अपने गैजेट्स पहन के उसमें बिल्डिंगों में छलांगे मार के, इधर से पकड़ा उधर शेड पकड़ा, उधर से दीवार पकड़ी। दुरे बात ठीक कर रहे हैं ना, कि देखो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हमारे माशरे में नहीं है। दूसरा, हर एक, चाहे वो अना है, चाहे उमर असलम है, चाहे दुरे है, या देखने वाले लोग हैं, एडवेंचर हर एक में होता है कि यार हमने कोई एडवेंचर करना है। अब कल हम आपस में 3 बैठे हैं और जो लोग देख रहे हैं वो यही डिसाइड कर रहे होंगे कि अगर 2 दिन फैमिली के साथ हो गए, एक दिन आप फैमिली के साथ वैसे ही हैंग आउट के लिए निकलते, तो लाहौर में कोई आपके पास अब इतनी अच्छी कोई होता है ना, कोई पार्क वगैरह, क्योंकि मौसम गर्मी का हो जाता है, रात को दुरे तो कवर करता है सारा पार्क, तो गर्मी में तो अपनी फैमिली को नहीं ले जा सकते। तो हमारे पास सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है। ये एक रीजन बड़ा वैलिड है। इतने अच्छे प्लान बनाए कि ये कहते थे कि हम जो वॉल क्लाइंबिंग होती है ना, वो जगह जगह पार्कों में लगाएंगे ताकि बच्चे छोटे। नहीं, दुरे में आपको बात बताऊं, आप उसको दुरे को लाइटर ना ले। दुरे अगर अकेला चाहे, मैं पूरे चैलेंज कर रहा हूँ, दुरे अगर अकेला चाहे तो ये करवा सकता है। मैं दुरे को, मैं यहाँ पे दुरे के बिहाफ पे चैलेंज कर रहा हूँ। ये इतना पावरफुल है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब CM थे ना, शहबाज शरीफ साहब, उस वक्त ये तुर्की गए थे, मुझे याद पड़ता है। उन्होंने उस वक्त आगे 2-3 ये पॉइंट रेज किया कि तुर्की में मैंने ये देखा, एक लाहौर के नाल के अंदर चलाने लगे थे ट्राम, और आप क्लाइंबिंग ट्राम चला लें, आप अगर नीचे रश है तो आप ऊपर वो इलेक्ट्रिक केबल्स के साथ उसको लटकी, वो बिल्कुल ठोक, ये नहर का प्लान। इन्होंने ये प्लान दिया था कि आप इस तरह करें कि जिप लाइन क्रिएट करें और कामरान की बारादरी जो है उसको यूटिलाइज करें। लोग वहाँ से बैठे इधर से जाएं, इधर से बैठे उधर जाएं, और सारा दिन ये स्पोर्ट्स एडवेंचर करें। ये चीज़ें
उनकी इंट्रोडक्शन में थी। अब बात ये है कि वसाइल कहाँ से देने सरकार को, इस पे कौन सा महकमा काम करेगा, यहाँ तो पहले ये डिसाइड नहीं हो रहा। एलडीए ने कहना नहीं जी ये तो टूरिज्म का काम है, टूरिज्म ने कहना नहीं जी हमारा काम नहीं है, ये शटलकॉक बन जाते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम है, क्योंकि आपकी ट्राम चलनी ट्रांसपोर्ट है जी, हम तो नहीं है। अब ये शटलकॉक बन जाती हैं चीज़ें, यहाँ पे हमें यही नहीं पता कि हमने काम क्या करना है। और रही बात मसाइल की, तो हमारी जो सहाफ़त का आगाज़ भी मसाइल से हुआ है। हाँ, और मज़े की बात है आज भी वही मसाइल है, 13-14 साल हो गया आज वही अच्छा, मसाइल। ये वन व्हीलिंग का कुछ मसाइल तो ऐसे हैं वो किसी दौर में भी हल होते नजर नहीं आए, क्या वो हल तलब ही नहीं? अब ये वन व्हीलर्स का मसला हल तलब नहीं है? वन व्हीलर्स को एक और लत पड़ गई है, वन व्हीलर्स रूल अबाइड करते हैं। अब वो लाहौर कैनाल से निकल के आपके रिंग रोड जहाँ पे मोटरसाइकिल जाना अलाउ नहीं है, अब वो पुलिस को वहाँ भी चैलेंज देते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी सोशल मीडिया पे देखी और मोटरसाइकिल रिंग रोड में घुसा देते हैं। बल्कि अब एक नया शौक पे चढ़ा है, ने कोशिश किया है कि मेट्रो बस के ट्रैक में घुसा दी है। वो तो मैंने भी देखी, वो तो मैंने भी देखे, वो क्योंकि ट्रैक पे बेचारा जो बंदा ड्यूटी कर रहा है वो एकदम उसे धोखा देके निकल इनको अगर ऑरेंज लाइन का करंट का खौफ ना हो ना, क्योंकि ट्रेन जो है वो करंट पे चलती है, नीचे करंट की वायर्स चल रही हैं, वो अपनी तरफ खींचती है, इनको वो खौफ ना हो ना, ये ऑरेंज लाइन के ट्रैक पे भी बाइक चला रहे हैं। आप देखिए कि जब तक कवानीन पर अमल दरामद, मुझे याद है ये जो आप कह रहे थे दुरे, जिस तरह कह रहे थे ना 12-13 साल से एक तरह के मसले चल रहे हैं, मुझे याद है मैं पीर को मॉर्निंग शो करता था, तो पीर को खबर ही यही होती थी, हफ्ता और इतवार को 4 एक्सीडेंट। ऑलमोस्ट हमारे पास एवरी मंडे ये खबर होती है, वन व्हीलर्स की पतंग से किसी आज भी मैंने ये खबर नहीं देखी कि डॉल्फिन पुलिस जो मकसद के लिए बनाई गई थी कि स्पीडी क्राइम्स, जो आप इस तरह के स्पीडी वायलेशंस हैं, स्पीडी क्राइम्स हैं, फौरन शूट लगा के निकले और पकड़ ले। आपने कभी देखा कि डॉल्फिन पुलिस ने कहा ना ना, वो सुबह हमें फराटे भरती बाइक्स नजर आ रही होती हैं, उसके बाद किसी साये के नीचे बैठ खड़े होते हैं, मतलब वो भी बेचारे कहीं जिंदगी में तंग फिर रहे होते हैं। तो अभी अगर वन व्हीलर आप और मैं या किसी वो डाले में तो नहीं, आपस में हम धक्के लगाते पुलिस के डालों में बैठे जा रहे हैं। आपने कभी की है वन व्हीलर? मुझे तो अफसोस इस चीज का होता है कि ये लोग अपने साथ साथ दूसरों की जो जिंदगी है उसको भी दाव पे लगा देते। उमर, ये ऐसी एक तजवीज चाहिए, मुझे खबर को वाइंड अप करना है, आपको समझ आता है कि किस तरह से इस मामले को रोका जा सकता है? देखिए मैं बताऊं, मुझे याद है जब मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें गाड़ी लेके दूंगा। मैं कहा नहीं, मैंने 1 to 5 लेनी है। मैं एक रात नाराज रहा और मैंने ले ली थी, और फिर मैंने तेज भी चलाई, जो मेरी गलती थी, क्योंकि वो एज ऐसी होती है, एज ऐसी, इसमें कंट्रोल करना पड़ता है। तो तजवीज़ यही है, देखिए पेरेंट्स उस वक्त समझाया वालिद साहब ने, तो फिर हम कंट्रोल हो गए। लेकिन मकसद यही है, तजवीज़ जो है वो मेरी सजेशन के मुताबिक पहले घर से, पुलिस पास में पहले घर से माँ बाप को निगाह रखनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा पुलिस को भी राह रास्त पे आने की जरूरत है, जिम्मेदारी रियासत की। मेरी तजवीज़ है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ गवर्नमेंट आए, ठीक है। लाहौर आपका मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लाहौर से आप एडवेंचर स्पोर्ट्स दें, एक ट्रैक दें। अब आपने बड़ा खूबसूरत देखा होगा कि अस्करी के साथ एयरपोर्ट से पहले राइट साइड पे गो कार्ट, जहाँ छोटे और बड़े बच्चों की छोटी छोटी गाड़ियाँ उन्होंने रखी है, और स्पीडी गाड़ियाँ हैं। आप जितनी मर्जी स्पीड पे चलाएं, बड़े लोगों का लेदर ट्रैक है और बच्चों का लेदर ट्रैक, इस तरह की छोटी छोटी अम्यूजमेंट देनी पड़ेगी लोगों को, उस तरफ एडवेंचर प्रोग्राम देने होंगे। इन शॉर्ट अगर आप ड्राइवर्स के खिलाफ जो क्रैकडाउन किया गया उसकी डिटेल्स दिए हैं जी। कम उम्र ड्राइविंग पर 4219 गाड़ियां, मोटरसाइकिल और रिक्शे के चालान किए गए। इंतहाई खतरनाक अंदाज में मोटरसाइकिल चलाने पर 278 मोटरसाइकिलें और 61 रिक्शे जो हैं वो थानों में बंद किए गए। ये अभी आप सुनते जाएं, फिर मैं इस तरफ आती हूँ। अच्छा जी, वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर ये तो आम है, हमें सड़क खाली नजर आती है तो हम समझते हैं बस आप वन वे आराम से जा सकते हैं, इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। 786 व्हीकल्स जो हैं इन्हें 2-2 हज़ार रुपये के जुर्माने किए गए, और अप्लाइड फॉर 118 गाड़ियां, जबकि 230 काले शीशों वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। सीटीओ के अहकामात पर ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। अंदाज़ा लगा लें दुरे नयाब वन व्हीलिंग के खिलाफ कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, आपने रोड खाली देखी, अब ये वो चीज़ें हैं जो आपको सिखाई जाती हैं, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है। मेरे साथ खुद 2 दफ़ा मैं बहुत बुरे किस्म के एक्सीडेंट से बची हूँ कि आप अपने ध्यान टर्न ले रहे हो और सामने से कोई आराम से आ गया है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम कानून के अंदर तमीम करें, और ये नॉन बे लेवल ऑफेंस होने चाहिए। बिल्कुल, और इस पे जो बच्चे पकड़े जाए ना, कम से कम 3 दिन की इम्प्रिजमेंट तो कम से कम होनी चाहिए। उसके बाद वो जमानत करा के धोना यहाँ डल जाता है, छोटे से बच्चे को लेके आप वो चीज़ों पे रहमदिली ना दिखाएं जिसमें किसी की जिंदगी जा सकती है। मतलब किसी का गला कट गया और फिर पता चलता है बच्चा पतंग उड़ा रहा है। मुझे बताएं कि ये बच्चे जब हड्डियां टुटवा के खुदा ना खास्ता अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे, वो आपको मंजूर है कि 3 दिन इनको थाने में रख के थोड़े बहुत? अच्छा, मैं दुरे की आधी बात से इत्तेफाक करता हूँ और आधी से नहीं करूँगा कि सख्त कानून होने चाहिए, क्योंकि दुरे हमने एमए कॉलेज चौक पे ना, मैंने अक्सर देखा है कि वहाँ पे ना 13-14 साल के 12 साल के बच्चे चिंची चला रहे होते हैं, और वो
मतलब उड़ा रहे होते, चला नहीं रहे थे। और हमने इतनी दफा देखा है, मैंने तो बहुत दफा देखा है, चिंची रिक्शा उड़ा रहे होते, चला नहीं रहे होते वो तो। हाँ, और अच्छा 6 अगर दुरे को, क्योंकि रोड का ये मास्टर बंदा है, लेकिन मतलब 6 अगर वाया रोड बना हुआ है ना, तो 4 पे चिंची वाला एक ऐसे खड़ा है, एक ऐसे खड़ा है। इसमें ट्रैफिक वार्डन्स को मेरे ख्याल में उनको बिल्कुल बर्खास्त करने चाहिए, खसूसन दाता दरबार वाले, आज़ादी चौक वाले, धर्मपुरा के स्टैंड जहाँ जो चिंची बने, भाई आप क्या कर रहे हैं, ड्यूटी करने गए। एफिशिएंट किस्म के वार्डन्स रखें। और मैंने काफ़ी फनी सीन भी देखे हैं। अब मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे ऐसे शौक हुआ, मैंने कहा चिंची रिक्शा देखे तो ये कैसा है। मैंने चलाने की कोशिश की, मुझे नहीं पता था वो एक साइड पे खिंचता है। ऐसी है, मैंने बहुत सारे रिक्शा उल्टे हुए देखे। मोटरसाइकिल रिक्शा जो है ना, वो चिंची जो है वो एक साइड पे ना खींचता है, आप उसको पकड़ के चलाना पड़ता है, बैलेंस आउट करता है वो। उसके पता नहीं क्या उसके मैकेनिज्म होगा, कोई वजन आपको वेट। अच्छा वो मुझसे खैर नहीं चला, लेकिन मैंने एक लाइव सीन देखा। एक बंदा आ रहा था चिंची रिक्शा में बड़ी स्पीड के साथ, उसको भी खैर नहीं पता था। उसने पीछे 2-3 बड़े हमारे जैसे ही था, बड़ी बेचारी बीबियां सी बिठाई हुई थी। वो आया, उसने मोड़ काटा है, उससे लेफ्ट पे रिक्शा खींचा, उससे नहीं संभला, वो सीधा दीवार पे। ठीक है, उसके बाद वो औरतें बेचारी घास पे कहीं पड़ी हैं, वो कहीं पड़ा है, रिक्शा कहीं उल्टा पड़ा है। तो ये चीजें जो है ना, ये इतना आसान नहीं होता इन चीजों को हैंडल करना। ये कम उम्र ड्राइवर्स जो हैं ये जी बहुत खतरनाक और वो भी कम उम्र ड्राइवर थे। बिल्कुल आपने सही कहा, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। खैर मैं भी सुन रही हूँ, दुरे नायाब ने एक शो में कहा था कि जी कसाब बनने की तैयारी कर लेंगे, फिर अब चिंची रिक्शा पे दुरे ने सारे तजर्बे, ये मेरे सामने नहीं मान रहा, ये हमारे सामने नहीं मान रहा। मैंने तो माना है कि हमने 1 to 5 मैंने लिया और चलाया थे, इसने की हो गया, इसने व्हीलिंग की कोशिश कभी नहीं की, क्योंकि मुझे ये था कि मैं नहीं व्हीलिंग नहीं, लेकिन तेज जरूर, जिस तरह खाली व्हीलिंग नहीं होती, आप मोर देन 120 की स्पीड, मीटर तोड़ना, मुझे याद है मीटर तोड़ना भी एक होता था, इसमें टर्म होती है कि मीटर तोड़ना। मैंने जिंदगी में गाड़ी भी कभी 120 या 120 से ऊपर कभी नहीं लेके, जिंदगी में नहीं लेके गया। तो मैंने मोटरसाइकिल कहाँ चलाई थी, मुझे सिर्फ ये था। मैं अब अपनी साइकिल बताता हूँ, आखिरी बात करूंगा, अब शायद ब्रेक पे जाना। काफी देर से ब्रेक मैं ये कह रहा था, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो अपाहिज और मजदूरी की जिंदगी है ना, वो बड़ी डिफिकल्ट है। आपने बिल्कुल सही, मुझे सिर्फ इस चीज से डर लगता था, मुझे वाकई कोई डर नहीं था कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। और अगेन हम यही कहना चाहेंगे, वालिदैन जरूर अपने बच्चों पर नजर रखें। बाकी चीजें जो रह गई हैं, फिर जिस किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कोई भी जिम्मेदार है, बाद में वो लोग आते हैं। सबसे पहले घर से ये चीजें नोटिस होनी चाहिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद, आपको एक बार फिर से कहेंगे तो क्या कहना चाहिए, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, लेकिन अभी आ रहे हैं। खुशखबरी है जी, रात से मैं जब टीवी स्क्रीन पर देख रही थी तो एक्चुअली खुशी हो रही थी कि काफ़ी देर बाद थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा महंगाई से रिलेटेड। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और तजवीज़ भेज दी गई है पेट्रोल की कीमत में कमी के हवाले से। अब कितनी होगी ये बड़ा सवाल है। अच्छा, क्योंकि जब मैं आपको इजाफा हुआ तो एकदम से हुआ। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बताता हूँ, उमर को पता है कितनी होगी, क्योंकि इसका जो प्राइम मिनिस्टर के साथ ताल्लुक है इसको पता है। लेकिन अभी ब्रेक में ये बात कर रहे थे, ये कह रहा है कि मैं इसलिए नहीं कहना चाहता कि बाज़ के फैसलों में ना उतार चढ़ाव हो जाता है, देखिए ब्रेकिंग खराब करा, लेकिन उमर को पता है। नहीं मैं दुरे मुझे बड़ा प्रेशराइज भी कर रहा है, दोस्त भाई है, मतलब हमने कैरियर इकट्ठा स्टार्ट किया तो उनसे ना बड़ी मोहब्बत होती है। तो आपके जैसे जरा हम जमात होते हैं ना, इस तरह हम ज़रा दोस्ती भी है। मुझे भी दुरे कह रहा था तो मैं उससे ये बात कर रहा था कि मेरा ज़ाती जो ख्याल है कि ये 25 से 30 रुपए कम कर देंगे, लेकिन अब ओगरा बड़ी बात है। ओगरा और मैं यही कह रहा था, मैं यही कह रहा था ये ज्यादा हो गया 15 से 20 रुपए। लेकिन क्योंकि इसमें एक और रीज़न भी है, कल शहबाज शरीफ ने बड़ी सख्ती से कहा है कि जितना हुआ है उतना करें। अगर 25 से 30 का मैं फिगर दे रहा हूँ तो 20 रुपए तो आई एम श्योर कि ये करने जा रहे हैं। वो तो मुझे भी थोड़ा 15 रुपए 20 रुपए नहीं, 15 नहीं 20 मुझे लग रहा है। और अगर 25 से 30 रुपए तो फिर आवाम को एक रिलीफ भी मिलेगा। ये एक्चुअली बड़ा रिलीफ होगा। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरी शहबाज शरीफ के बारे में इंफॉर्मेशन भी है, ऑब्जर्वेशन है कि वो शहबाज शरीफ देखे जो प्राइम मिनिस्टर साहब के कितने करीब है। नहीं पीएम साहब की जो अपनी ख्वाहिश है, मैं पीएम की ख्वाहिश बता रहा हूँ आपको, वो 25 से 30 है। डिस्कशन होती है ना। देखो अब असल में मसला ये है ना कि वहाँ पे IMF के साथ इनका जो एग्रीमेंट है वो सारी चीज़ें, लेकिन जो इनकी अपनी ख्वाहिश है वो 25 से 30 रुपये है। अब किस तरह फाइनलाइज होती है, क्योंकि जब आप पेट्रोल की कीमतें कम कर रहे होते हैं तो वो ख्वाहिशात पर नहीं होती, उसमें आपको IMF के साथ एग्रीमेंट और सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 17 जुलाई 3 दिन बाद ज़िमनी इलेक्शन,
नहीं कहीं ऐसा ना हो कि आज कीमतों की कमी का ऐलान हो आप जाए। ये इलेक्शन स्टंट कह सकते हैं? मैं इसको देखिए कम तो करनी थी। शहबाज शरीफ आलमी मंडी में कम हुई है तो हाँ, फिर तो उन्होंने होनी कम आपको क्या लगता है कि जिस तरह वो बिजली 100 यूनिट वाला फैसला लेके पीटीआई की जो है वो अदालत में चली गई थी, तो आज अगर कम हो जाता है फिर जिस तरह उमर कह रहा है बहुत बड़ा रिलीफ है, और ये छोटा रिलीफ नहीं है क्योंकि इससे तमाम जरूरियात जिंदगी आपकी जो है ना वो थोड़ी नहीं, मैं अपनी बात बेहतर हो मैं ना मतलब स्टैंड इसके करूँ बाद 25 से आती है 30 रुपए वाली बात पे मैं अपनी स्टैंड कर रहा हूँ कि इतनी पीएम ने जो कहा हुआ है वो यही है मैं कि तो कहती हूँ आयशा, आपको ये एक बड़ा सा जो है ना आज का लाने इसके चाहिए। बाद उमर ने ये ऐलान कर दिया है। इसको पीएम की ख्वाहिश के मैं साथ नेक्स्ट लाइन ये डालें वजीर आजम वजीर आजम की ख्वाहिश के मुताबिक 20 से 25 रुपए कम 25 से 30 25 से 30 मगर उसका मतलब ये होगा कि अगर 20 तक का भी रिलीफ मिले तो बड़ा हो जाए। ये रिलीफ एक्चुअली दुरे ने मुझे फील हो रहा है मेरे लिए बहुत बड़ा रिलीफ। मैंने आज आप यकीन करें पेट्रोल डलवाया ना तो मैंने कम डलवाया मैंने कहा कि मेरे लिए बड़ा फील हो रहा है क्योंकि मुझे ना इतना अंदाजा नहीं था। मैं भी उमर से जब आया ना मैंने कहा उमर तुझे पता होगा कि तेरा क्योंकि लिंकिंग है और बीट भी है और तुम्हारी ऊपर रास्ते भी हैं तो तुम्हें पता होगा कि इनके दिल में क्या चल रहा है, तो खुदा के लिए कोई फिगर देखिए मैं उनकी ख्वाहिश बता रहा हूँ। अब मिफ्ता इस्माइल साहब बैठे हुए थे कल, मैं मीटिंग में देख रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा, वैसे मिफ्ता इस्माइल के बारे में लोग जो मर्जी कहें वो बड़े जबरदस्त और इंटेलिजेंट बंदा है। नहीं हम भी थोड़ा सा ना हम सोचते हैं कि कभी कभार वो ज्यादा थोड़ा ओवरडू कर देते हैं उनको अदरवाइज ठीक है। नहीं वो बंदा बड़ा परफेक्ट है, कोकोमो के हवाले से भी बड़े फेमस है, लेकिन अच्छे इंसान बड़े हो गए, अच्छे इंसान है, बड़े अच्छे अखलाक वाले हैं। तो उनके बारे में एक दफ़ा मैंने भी हज़ारे मजाक उन्हें कहा था कि आपको देखकर ना लोग ना जैसे ही आप टीवी पे आते हैं ना तो फौरन अपनी टैंकियां फुल करवाने पेट्रोल पंप पे बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। खैर अब लोग इंतजार कर रहे हैं, कल के बाद वाकई ये है कि कब तक इंतजार किया जाए कि पेट्रोल की कीमत कम हो। लोग अभी तक तो पेट्रोल नहीं डलवा रहे हैं, लेकिन ये फैसला होना कब है? उमर कितने दिन लगेंगे? ये आजकल में हो जाएगा, आजकल में आज ही में, आज 14 हफ्ते से पहले हो जाएगा। मैं आपको कल से पहले हो जाएगा। सिर्फ कल और परसों का वेट कर ले तो इंशाल्लाह नहीं कल तक ही हो जाएगा, कल तक ही हो जाएगा। यानी ये ना फैसला हो चुका है और कहीं ना कहीं समरी में कोई ना कोई चीजें फाइनल कल चीजें तकरीबन फाइनल हो चुकी हैं। आज बस साइन होना है और अनाउंस होना है, वो देखें कब होता है। उमर ने तो कर दिया, वो कब करते हैं नहीं मैंने आपको पीएम की ख्वाहिश बताई है जो प्राइम मिनिस्टर की है। नहीं आप जितनी दफा कह रहे हैं उमर ने कह दिया, उमर कह रहे हैं पीएम की ख्वाहिश है। ये ख्वाहिश कि इतना पेट्रोल कम हो जाए, तो कंफर्म कर रहे हैं ना। मैं आपको कह रही हूँ मुझे बाकी लोगों के लिए तो ये बड़ा रिलीफ है, मुझे खुद फील हो रहा है कि ये बाकी सबको फील हो रहा है। आपका क्या ख्याल है? हम आपको पता है मैंने तो दुरे हम आपस में बैठे हमने तो कई दफा उबर यूज करना शुरू कर दिया कि इतनी दूर दूर जो जाना है। अच्छा मैं एक्सीडेंट पे ये बात करने लगा था, मेरे ज़हन से स्किप हो गई कि एक्सीडेंट्स जो बाइक पे ज्यादा हो रहे हैं ना, वो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पेट्रोल अफोर्ड करते हुए गाड़ियां छोड़ चुके हैं, उन्होंने बाइक्स खरीद ली, उनको बहुत लॉन्ग लास्टिंग एक्सपीरियंस नहीं है लाहौर में बाइक चलाने का, और वो बेचारे कभी कहीं टकरा रहे होते हैं, कभी कहीं जा रहे होते हैं और कभी किसी के आगे आके किसी को बाइक चलाना आसान नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये बाइकर्स ही सबसे ज्यादा जो है वो कवानीन की खिलाफ वर्जी भी करते हैं। लेकिन देखिए मतलब का हमारा मगर हम उन बाइकर्स की बात करें जो 18-20 साल और जो ये हरकतें, वरना मोस्टली आबादी हमारी बाइक्स पर है, मोटरसाइकिलों पे, और बड़े अच्छे अच्छे जो है वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, फैमिलीज अच्छा यूज़ करते हैं। लेकिन हम सिर्फ उन टीनेजर्स की और जो ये हरकतें करते हैं उनके बारे में बात करें। मोटरसाइकिल वाले तो मालिक काबिल हैं, हम खुद वही इस्तेमाल करते हैं, मोटरसाइकिल इस्तेमाल की हमने भी सारी, जिनकी फैमिली में बाज़ वक़्त नहीं इतनी गुंजाइश होती कि वो रिक्शा या उबर या कोई टैक्सी यूज़ कर लें, वो अब तो सारे ही आ गए इस लेवल पे, ट्रिपलिंग करते हुए जा रहे होते हैं, आप ये अंदाजा करें कि मोटरसाइकिल को नुकसान हो जाए तो अच्छे खासे पैसे ऊपर लग जाते हैं। आज जो हालात हैं, आपके स्पेयर पार्ट्स इतने महंगे हो चुके हैं। खैर कोरोना की मौजूदा सूरत हाल डिस्कस करनी है। शहरी मुख्तलिफ वबा से बचने के लिए एहतियात करें, इसका और कोई हल ही नहीं है एहतियात के अलावा। सेकेंडली वैक्सीनेशन आपकी टाइमली होनी ज़रूरी है। एक बार फिर से केसेस आ रहे हैं, लेकिन कहीं पर लोगों में डर, खौफ और परेशानी नज़र नहीं आ रही। मैंने मुश्किल से ही सिवाय एक आयशा के किसी को मास्क नहीं पहने देखा जी। परेशानियां ना इतनी ज्यादा हैं कि ये परेशानी कम लगनी शुरू हो गई है। आपके पास, आप जिंदगी में रोज निकलते हैं, आपके पास क्या, आपने फ्यूल भी डलवाना है, आपने सब्जी वगैरह भी लेनी है, आपने सबसे कुकिंग ऑयल लेके आपको पसीने छूट जाते हैं, आप पता नहीं कितनी जगहों पे तो आपको परेशानी है। आप इस परेशानी को कहाँ फील करेंगे? आपको किसी भी परेशानी फील करने के लिए पहले ज़हनी तौर पर फ्री होना ज़रूरी है। फिर आप समझते हैं कि यार ये चीज़ मेरी ज़िंदगी को, लाइफ को रिस्क है, थ्रेट है, तो मैंने इस पर अमल दरामद करना है। अब ये कंपेन चला रहे हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, ठीक है, जितनी ब्यूरोक्रेसी बैठी है ये बर वक्त कंपेन तो चला रही है। मैं ईद के पहले रोज़ दूसरे दिन देखा था ख्वाजा सलमान रफीक साहब और कमिश्नर और ये सारे लोग जो हैं अस्पतालों में जाके, मार्केट में जाके लोगों को एडवांस मास्क दे रहे थे ताकि आप मास्क लगाएं। कल कमिश्नर साहब जू भी गए हुए थे लोगों को। अब इनको डेली 6-7 किस्म की एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। लोग भूल चुके हैं मास्क लगाना।
लोग आदत छोड़ चुके हैं मास्क लोगों में खरीदना। खौफ नहीं है। लोगों में- मास्क जिन्होंने लगाया है यकीन मानो उन्होंने भी नाक से इधर नीचे जान के लाले पड़े हुए हैं, इधर रोटी के लाले पड़े हुए हैं। है ना, आप ये कहती हैं कि सेक्रेटरी पता नहीं सेहत भी रहे हैं, क्या कैप्टन इस टाइम उस्मान। कोरोना से भी बड़ा मसला लोगों का वाकई हाँ, खाना है। कैप्टन उस्मान तो सेक्रेटरी सेहत भी रहे हैं और काफ़ी एक्टिव बंदे हैं, और शहबाज साहब की टीम के साथ भी रहे हुए हैं। उसके बाद अब हमजा की टीम में भी हैं, तो वो मैंने अपने कान खुद सुना, सिर्फ मैं और वो थे और प्राइम मिनिस्टर थे एक जगह पे, सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल। तो शहबाज साहब कहते उस्मान, मैं एक बात बता दूं कि मैंने लाहौर की सफाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और मैंने आज अचानक दौरे करने हैं। तो मैं हम मजाक में कर रहे थे हफ्ता इतवार, बस ये उसी का असर था। मैं भी तलाश कर रहा था कि ये इतने एक्टिव कैसे कर रहे हैं। नहीं वो वैसे उनकी गुड बुक्स में हमेशा ही रहे हैं कैप्टन उस्मान। नहीं, सफाई भी इतनी अच्छी हो गई और नहीं अच्छा, बेहतर ये तरीके से चीज़ हो वाकई हम ये खबर से हटके, लेकिन ईद के इन 3 दिनों में फ़र्क महसूस हुआ। हमने मैं कल आपको खासा बता रहा हूँ, मैं डिटेल में कृष्ण नगर, डिस्कस देखें किया है। मैं अंदरून वाली साइड पर हूँ ना, तो कृष्ण नगर का इलाका और भाटी लोहारी हम देखते रहते हैं। इतनी मैंने गाड़ियाँ गिनना शुरू की, आप यकीन करें 10 मिनट के अंदर 3 LWMC की गाड़ियाँ गुजरी। हालांकि LWMC दुरे भाई की बीट है, लेकिन दुरे मैं आपको बता रहा हूँ लाहौर तो बिल्कुल साफ सुथरा था। हाँ, हर ये किसी अपनी ने अपने इलाके इसका से। क्रेडिट और बिल्कुल जाता है। और पिछली बड़ी से बहुत बेहतर थे। बहुत पिछली बार बेहतर। हालात बहुत जो बेहतर। थे ना, मुझे बहुत तो बेहतर इस दफ़ा लगा कि उस्मान पिछली बुज़दार, दफा तो इंतजामी नहीं मामलात मुझे बड़े थे, तो आपके देखें, पास- गाड़ियां नहीं थी इनके हाँ, पास। उस्मान बुज़दार जिस तरह दिखाई देते थे ना कि लाहौर से दुश्मनी ले रहे हैं, मुझे लाहौर कुछ पौने 4 साल के बाद फील हुआ कि अब जोन सा है वाकई वो दोबारा अपने उस पर आ गया। वरना बदबू के पहाड़, कूड़ों के पहाड़, हम खबरें चला, हम तो यहाँ पे छोटी सी खबर चलाए फौरन हमें पता एक्शन अच्छा, होगा। वो ना बिल्कुल आपने पीटीए वाले भी ये समझते हैं लाहौर से दुश्मनी ले रहे हैं। देखिए ना, अब एक वज़ीर आला रहा हो, ठीक है, इतना एक्टिव अपनी तरफ से जो कहते थे वो, और वो किसी कंपेन में अब उमर की फ़ायदा ले रहा है। पॉलिटिकल रिपोर्टर बैठा हमारे साथ, तो उमर किसी कंपेन में बुज़दार से नजर आ रहे हैं कहीं यार नहीं। आप लाहौर में हालांकि वज़ीर उन्होंने आला, कोशिश की 2-3 दफा बाहर रोड पे निकलने की, गाड़ी चला के सारे शहर का मैं दौरा कहता हूँ ये करने की। कैसे वज़ीर आला के 3 साल और 7 महीने वज़ीर आला रहे और लाहौर में लाहौर की कंपेन, लाहौर जैसी मुश्किल 3 कंपेन में नजर नहीं आ और लाहौर नहीं, एक बात जहन में रखें, लाहौर पूरे पंजाब के लोग रहते हैं लाहौर के चेहरा है अंदर। जी, और हम पे तो इल्ज़ाम ये लग जाता है कि जी अब मैं लाहौर से हूँ, दुरे साहिवाल से, मतलब ये मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। लाहौर सबका है, लेकिन ऐसा लाहौर के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि जनाब शहबाज शरीफ लाहौर के ऊपर फंड लगा दे। भाई अगर शहबाज शरीफ वगैरह आ भी गए तो आप ये भी देखें कि उन्होंने आगे इस दफ़ा 3 दिनों में डिफरेंस भी दिखा दी है। शहबाज शरीफ साहब अगर लगाता तो नहीं, अब अगर उसका बेटा बैठा है, अगर उनका बेटा बैठा है हमजा, तो उसने डिलीवर किया है तो उसको तारीफ करें आप। हमजा शहबाज ने अगर अच्छा काम किया है, भाई मैंने खुद कवर किया कि कूड़ों के पहाड़ इस्लामपुरा में, शादबाग में, जिन्हें अच्छा छोड़ें, गुलबर्ग में कूड़ों के पहाड़ लगे थे उस्मान बुज़दार के दौर में, और वही हमजा शहबाज जब सीएम बनता है, अच्छा टीम भी वही। हाँ, मैं एक हमजा शहबाज साहब का ये भी मैं कहूँगा कि मुझे नहीं अंदाजा था कि वो अपने बाप की तरह इतना, हाँ, इतना मुझे भी नहीं लगा, इतनी हमजा और शहबाज। मैंने इन अफसरों को ईद के 3 दिनों में जितना पेनफुल देखा है ना, यकीन करें, तो पता लग रहा था कि पीछे को बहुत लेकिन वो कमांड है ना, दादा वहाँ से- कमांड बैठी वहाँ है। नहीं नहीं, वो इनको चैन नहीं आ रहा। बाबा जान जो उनके हैं बैठे हुए हैं, वो पूरा उनको गाइड करें। लेकिन देखें हमें तो अपने मसाइल से है, हमें बिल्कुल शहबाज आपने शरीफ सही और कहा, हमजा हमें नहीं पता कि शहबाज जी अवाम के मसले हल हो रहे हैं तो फिर तो जबरदस्त है बिल्कुल सारा। आपने सही कहा, शहर साफ नजर आया तो ये तो ये एक बहुत काबिल अच्छी बात है। तारीफ। बैक टू द न्यूज़, खबर की तरफ आएंगे। हमने कहा है कि हमने जी अब इस रुझान को आम करना है कि तमाम लोग वैक्सीनेशन कराएं, हल कोई नहीं है, बूस्टर लगवाएं। सो यहाँ पर क्या है दुरे नया, वैक्सीनेशन सेंटर जो थे बड़े बड़े तमाम बंद कर दिए गए। अभी बिल्कुल जरूरत है कि वैक्सीनेशन सेंटर जो है ना हंगामी बुनियादों पे खोल दिए जाए, बूस्टर डोज सब लगवाएं। अब तो डोर स्टेप पे होनी क्योंकि चाहिए। कोरोना सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोरोना हो गया, आप 6-7 दिन 15 दिन बाद उससे निकल गए और जो जल्दी निकले उसने कहा जी मेरे अंदर बड़ी इम्यूनिटी है। मसला ये है जो डैमेजेस वो कर जाता है, उसके कई महीनों बाद आपको पता लगता है ये इतने डैमेजेस कर कमजोर कर देता है। कमजोर कर देता है, Weakness बहुत आपके ज़्यादा हो अंदर जाती सिस्टम है। को बिल्कुल बिठा देता है और फिर काफ़ी लोगों को मल्टीपल इश्यूज होने शुरू होते हैं। तो डॉक्टर डायग्नोज करते हैं कि अच्छा ये क्या था, आपको क्या था, आपकी फैमिली में कोई ऐसा तो नहीं है। फिर उनको पता लगता है कि आप पे 2 या 3 दफ़ा कोरोना अटैक हो कर चुका चुका है, है, बिल्कुल। और उसके बाद आपको या आप शुगर की तरफ जा रहे हैं, या आप किडनीज के इश्यूज की तरफ जा रहे हैं, या आप लंग्स के इशू की तरफ जा रहे हैं, किसी को सांस लेने का मसला है, किसी की छाती से बलगम और रेशे का शिकायत ही नहीं जाती। 100 इश्यूज हैं अब डॉक्टर जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो कोरोना के बाद जो जो फैमिली नहीं थे। सो अब इसके लिए आम ये चीज़ करनी है, इंतज़ामिया को थोड़ा सा एक्टिव होना है और आपको वैक्सीनेशन सेंटर, बल्कि जो ओल्डर हैं अफराद जितने भी हमारे उनको तो घरों में डोर स्टेप पे आपको उनको तो provide घरों में करना है। अच्छा, वैसे दी भिजवाएं। थी फैसिलिटी, ये मुझे याद है कुछ लोग लेकिन उमर अब इसको हमने फॉलो अप भी करना है ना। क्योंकि डाटा अब- इनके पास है, डाटा इन्होंने पिछले कोरोना की जो दूसरी तीसरी बड़ी सख्त वेव थी उसके अंदर डाटा कलेक्ट किया। इनके पास तमाम डाटा मौजूद है वैक्सीनेशन सेंटर्स का, हर घर के अंदर इनको पता है कि किस किस्म की किन इलाकों में क्या है। आप 60 और 60 प्लस हैं
या 50 या 50+ है, उनको तो कम से कम घर में टीमें भेज के आप वैक्सीनेट करवा दें। और उनको डोज जो है वो एक तो सर्टिफाइड भी हो जाएगा कि इनकी डोज लग चुकी है बूस्टर, और सबसे पहले जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी हिफाजत सबसे पहले, फिर आपके जो मिडिल एज हैं, फिर आपके यंगर हैं और जो चिल्ड्रन हैं उनकी तरफ आना चाहिए। और आपको अगर घर के बड़े को एक दफ़ा बूस्टर लग जाएगी ना, तो वो खुद इस चीज़ को इंसिस्ट करेगा कि सारे घर में बिल्कुल सबको ऐसे ही गाइड है कर जी। दें। हम ये करीबी अस्पताल जो कि किसी भी इलाके के सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर, या फिर जो आपके वैक्सीनेशन सेंटर्स बने होते हैं जहाँ पर बच्चों की नॉर्मल जो वैक्सीनेशन होती है, वो वहाँ पर अगर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे, मतलब घर के करीब, ताकि आप सरकारी अस्पतालों में स्टार्ट कर सरकारी अस्पतालों देना। में आप जिना हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज में कर जितनी दें डिस्पेंसरी आपकी लोकल गवर्नमेंट की MCL की है उसके अंदर तजर्बे मतलब एक्सपीरियंस टीम है। मैंने बताया ना, कैप्टन उस्मान जो हैं वो सेक्रेटरी सेहत रहे, इनके साथ काम करते रहे। अब सलमान रफ़ीक या इमरान नज़ीर जिनके पास सेहत का चार्ज है, ऑल्दो दे आर नॉट मिनिस्टर्स, लेकिन वो सारा सेहत के मामला जो भी देखते हैं, तो ये एक अच्छी एक्सपीरियंस टीम है इनके पास। और फिर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे अब इस पर मौजूद है CM के, वो खुद सारे वही टीम है, पुरानी टीम है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो लाहौर के मामलात में इनको बहुत अच्छी तरह से पता है, तो अब हमें वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है इसको जो है ज़्यादा तेज़ करना है, ताकि आप लोगों की इम्यूनिटी बेहतर कर सकें और लोग कोविड से बच सकें। खैर, अब थोड़ी सी ईद की बात कर लेते हैं। लाहौरी अभी तक ईद मना रहे हैं, और वो इम्यूनिटी की जहाँ हम बात कर रहे हैं, कल हमने बात की कि लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा गोश्त खाने से इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। उमर, आपने ईद पे फिर गोश्त खूब इंजॉय किया कि दफ्तर में ईद गुजारी? मैंने घर में स्पेशली सख्ती से कहा हुआ था कि चिकन बनाना। अच्छा। हाँ, मैंने तो वाइफ को अपनी घर वो बड़ा कहती कोई एक आधी मैं कहा ना हाँ। वो कुर्बानी का गोश्त जो सुन्नत अदायगी है, क्योंकि मैंने तो दूसरे दिन कुर्बानी की थी, पहले दिन ड्यूटी पे थे, तो थोड़ा सा वो जो सुन्नत के मुताबिक हल्का सा जो है किया। उसके बाद आप इतने उमर टेक्निकली खेल रहे हैं, आप समझ रहे हैं। इसलिए कि गोश्त जो आगे जो हमारा हिस्सा होगा कुर्बानी वो हम रख लेंगे, खा लेते हैं। और ईद के दिनों में चिकन चूंकि कोई नहीं खा रहा, वो सस्ता हुआ था। मैं देखिए ना पॉलिटिकल रिपोर्टर हूँ, तो मैं फिर उसी हिसाब से और चलूंगा। जब दिल भर जाएगा, चिकन जब महंगा हो जाएगा, हम कहेंगे नहीं यार ये तो महंगा हो गया, फिर फ्रीजर से गोश्त नहीं, मैं लकीली गोश्त का मतलब मुझे इतना बस नॉर्मल खाता हूँ, मुझे कुछ इतना पसंद नहीं है। मतलब अल्लाह का शुक्र है थोड़ा बहुत जिस तरह टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन मतलब चिकन लवर है। हमने ना, हमारा वो पुराना आपको याद है ऑफिस था जेल रोड में, तो एक होटल था साथ छोटा देसी परदेसी, हमने वहाँ पे बहुत ज्यादा दाल खाई, हाँ, दाल खाई कि हम अक्सर हंसते थे आपस में कि यार हमारे खून से ना वो दाल ही निकला करेगी। और ये जो हालात हो गए, दाल भी अफोर्ड नहीं है, अब तो 300-400 रुपए दाल। लेकिन ये जो खबर है ये बड़ी अहम है। मैं आज कल बल्कि जाहिद चौधरी साहब ने जब खबर दी थी तो हम डिस्कस कर रहे थे घर में भी, मैंने कहा मैंने जान के गोश्त, क्योंकि अगर हम आपको कहीं जाना पड़ता है ना, वहाँ गोश्त रखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों को ना हर चीज़ में इत्तेदाल बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह जाने, हालांकि मेरा एक दिन प्लान और भी था कि कल भी थोड़ा सा, मगर मैंने कहा यार जिसके घर जाएंगे, क्योंकि मेहमानों की आमदोरफ्त होती है, तो गोश्त का सिस्टम होता है। लेकिन लाहौरियों को हो नहीं सकता ना इत्तेदाल, उनकी तो तबीयत मचल जाती है। वो मुझे ज़्यादा पानी देखने, जिस तरह नहर में आपने देखा है, सारे लाहौरी तो डुबकियां मारना शुरू कर देते हैं, और अगर वो ज़्यादा खाबा देख ले तो उनकी नहीं, हम तो नहीं रह सकते। ये मैं एग्री करता हूँ। ये लॉरी है, ये समझ नहीं, हाँ, मैं तो बिल्कुल तबीयत मचलती है ना, तो फिर कंट्रोल नहीं होती। लेकिन मैं हमेशा ये मशवरा देती हूँ, अगर आप ज्यादा टाइम के लिए इस खाने को एंजॉय करना चाहते हैं तो अपना पोर्शन कंट्रोल रखें, वही आपके लिए तंदुरुस्ती का ज़ामिन। लेकिन ये लाहौरियों के लिए बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपको बताऊँ, ये बात दूर है कि ठीक है ऑल्दो ये साहिवाल से, लेकिन अब ये भी लाहौरी है, पूरा पंजाब यूनिवर्सिटी भी मजे की लग जाए। मैंने कुछ लाहौरियों को ऐसे देखा, कुछ चीज मजे की लग जाए, बस वो दूंगा ही अपने सामने कर देते हैं। आप यकीन करें, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग, मुझे अपना याद, मैं गुजरांवाला यहाँ से कढ़ाई खा के फ़ौरन वापस इस्लामाबाद खाना खा के फिर वापस लाला मूसा रोटी खा के उसी वक्त वापस। हमारा तो हाल ये होता था कि बस कहीं रोटी खाने जा रहे हैं, ये तो उसके बाद। लेकिन अगेन मशवरा यही है कि आपने पोर्शन कंट्रोल रखें। और अगर आप गोश्तखोरी में आगे निकल जाए, गुजरांवाला वो तो खीर ही लिमिट है, वो तो भूल ही जाए ना। बिल्कुल। और ये लाहौर ये खाने पीने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं, वो तो गुजरांवाला से खाना खा के निकलते हैं लाहौर, कहते हैं लाहौर वाले तो जिंदा जोन से, और वापस जाके फिर भूख लगती है। वो मशहूर है कि कराची वाले जिंदा रहने के लिए खाते हैं, और लाहौर वालों के लिए जो मशहूर है कि जी लाहौर वाले खाने के लिए जो है वो जिंदा रहते हैं। अच्छा, लाहौरी ना गुजरते भी कई जगहों से जाएंगे ना, अच्छा यार फलाना कबाब, कतलम्बा, अच्छा हमारी आदत है, ये बात ठीक है। मैं ईद के पहले दिन गुजरा, ठीक कह रहे, मैं शादबाग के गजाली बड़ की तरफ ना, हालांकि नाश्ता किया, फिर वो कतलम्बा था, मैं यार थोड़ा जा चाखी लगी। फेस्टिविटी जो है की रौनकें होती हैं, तो अल्लाह ताला इसी तरह से कायम रखे। मौसम बहुत जरूरी है जी, मौसम के लिहाज से आपको खाना पीना भी अपना जो है वो मैनेज करना चाहिए, अदरवाइज कल हमने जैसे डिस्कस किया पेट खराब हो जाते हैं, स्टमक खराब हो जाते हैं। सो अभी भी मौसम कैसा रहेगा ये आपको बता देते, कल अचानक से बारिश हो गई थी। टुडेज वेदर में देखते हैं, मौसम की अपडेट हमारे तक पहुंचाई है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। और पे दर पे इस तरह के वाक़यात होने के बाद भी, क्योंकि फिर अगेन हम ये कहेंगे कि प्रॉपर इस तरह के मामलात में ना तो कोई कानून साजी है, ना तो किसी को करार वाक़ई सज़ा दी जाती है। पैसे वाले लोग होते हैं ये जी, और पैसा दे दिला के तमाम बात ख़त्म हो जाती है। मालिकान की तरफ से कमसिन मुलाजमीन पर तशद्दुद की ये रिवायत है जो कि हमेशा से बरकरार रही है और इसको कोई नहीं रोक पाता। हमने एक टाइम पे देखा शहबाज शरीफ साहब बड़े एक्टिव थे और इस पर जो है हमेशा हमने देखा कार्रवाइयाँ भी की। अब फिर से इस चीज़ की ज़रूरत है। उमर, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, बड़ा अफसोसनाक है, जब मैंने तस्वीरें देखी थी तो मैं देख नहीं सका था चैट अभी में। हम तो ब्लर करके स्क्रीन पे चला रहे हैं, हाँ। और जो कल मैंने चैट में जब तस्वीरें देखी हाँ, थी, यकीन जो क्राइम रिपोर्टर ने भेजी और वो भी मैंने भी देखी थी, तो मैंने उसको फ़ौरन डिलीट किया क्योंकि नहीं देखी जा रही थी। इतना जुल्म, इतना, और मैं ये हैरान हूँ कि ऐसा जुल्म, इतना जुल्म कौन कर सकते हैं? तो जानवर ही कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने शायद जानवरों में भी कोई थोड़ी हया शर्म चीज़ में, और फिर जिसके अपने बच्चे हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कि एक छोटे से बस एक आधा देखें, मैं आपको बताऊं, हम इंसान हैं, अपनी औलाद भी हो तो उसको भी समझाने के लिए डांटते भी हैं, और थोड़ा बहुत हो जाता है कि सख्ती का अमल आ गया, लेकिन मारना और मुसलसल मारना तो अपनी औलाद, वो बहुत आपने अच्छी बात की है कि मैं तो समझता हूँ कि वजह क्या थी कि बगैर इजाजत जो है वो खाना जो है वो खा लिया और उस पर ये सजा दी गई। देखिए, ये मैं तो समझता हूँ कि लाहौर में ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। मैंने वही कहा ना, पैर दर पे ये वाक़यात होते हैं। लाहौर में हमारी जो कुछ माजरत के साथ, सारों को नहीं, कुछ नाम नहाद जो एलीट क्लास है, उनके में ज़हनी टेस्ट भी करवाने चाहिए। ठीक कह रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। उनके मेडिकल टेस्ट कराएं, उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, उनके अंदर बहुत सारे मसाइल। एहसास से बर्तरी बड़ी, वो कहते हैं ना, गुरूर, तकब्बुर बहुत बुरी चीज़ है। आप यकीन माने, ये वो लोग हैं जो बच्चों का माइंडसेट इस तरह से डेवलप कर देते हैं कि बच्चे मुलाजिमीन के पास बैठना गवारा नहीं करते। आप देखें कि मुलाजिमीन का क्या कसूर है, और इतना कोई किसी को कैसे मार सकता है कि वो जान से चला जाए? एक लिमिट होती है ना, उस बंदे की फिर ज़हनी हालत ही खराब है। एक लिमिट होती है ना कि आपने मारना, चले आपने मारना शुरू किया, बड़ी बच्चे ने चोरी कर ली, खाना जो है बदतमीजी हो गई, कोई हो गई, आपने एकदम डांट दिया और एक्सट्रीम हो गया, तो एक आधा चले, आपने दो चार लगा, जितना आप अपने बच्चे को करते हैं जहन में रखें, उस तरह मार दिया कि वो जान से चला गया। और मुझे, आपने शहबाज शरीफ साहब की बात की, मुझे अच्छी तरह याद है, वो तो हेलीकॉप्टर किसी भट्टे पर उतरवा के चेक करते थे कि चाइल्ड लेबर तो नहीं है यहाँ पे। और मैं तो ये कहता हूँ कि अब कानून साजी इस हद तक सख्त होनी चाहिए कि जितनी भी हमारी जो मॉडर्न किस्म का खानदान है ना, इनको घर से खुद काम करने चाहिए ना। कुछ वाकयात हैं, ज्यादती के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं, लोगों को लगता है कि क्या कोई किसी का कर ले। इस तरह से कम से मुलाजिमीन को मौत तक पहुंचाने के वाकयात कोई क्या कर लेता है? आप यहाँ पे कोई अगर ऐसा वाकया हो जाता कि किसी मैं समझता हूँ कहीं बदफेली का कोई वाकया होता है, या कोई ऐसा वाकया होता है जिसमें कोई इस्लाम या किसी को बदनाम करने की साजिश होती, आप शहर में कोहराम मच जाना था। बिल्कुल। और इस तरह के वाकया जो आए रोज हो रहे हैं, इस पे कोई बात नहीं करता, इस पे कोई सोशल एक्टिविटीज नहीं बात करते, इस पे कोई सोशल वो मोमबत्ती एलीट क्लास पे क्या बोलना जुर्म है भाई? इन पे सबसे ज्यादा कानून अमल, आप एलीट क्लास को जब काबिल एहतसाब बना देंगे, और नहीं, एक इस बात पे मैं कहूँगा, वो शहबाज शरीफ अक्सर कहते थे कि दो निज़ाम नहीं होने चाहिए, तो भाई अब आपकी गवर्नमेंट है। बिल्कुल, आपने सही कहा। मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है, थैंक यू सो मच। ये जंगल का कानून रहा तो फिर किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। ब्रेक होगी, हेडलाइंस होंगी, फिर वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में जी बहुत ही अहम टॉपिक पे बात होने वाली है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कुछ करना लेकिन कर नहीं पाते हैं। एक खौफ, एक टेंशन कि अच्छा जी अगर वो कुछ कर लेंगे तो वो नाकाम ना हो जाएं। फिर एक मसला ये भी होता है कि आप कहते हैं मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा तो ऐसा ना हो मेरे सारे पैसे डूब जाएं। एक कदम उठाना, आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो जो आपकी नाकामी है ना, वो एक स्टेप होती है आपको कामयाबी की तरफ लेके जाने वाली। ये चीज़ तो वाज़ेह है कि आप ठोकरें खा खा के कुछ सीखते हैं और कामयाबी की तरफ जाते हैं, लेकिन वो डर और वो कदम उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ लोग वो उठाते नहीं और बैठे रहते हैं। दूसरा कि ज़रूरी कितना है कि आप जदीद चीज़ों की तरफ जाएं, जदीद तकाज़ों से अपने आप को रोशनास कराएं, वो पुराने स्टाइल से बाहर निकलें, नई चीज़ों की तरफ जाएंगे, जिद्दत की तरफ जाएंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। आज ये एक मोबाइल फ़ोन ही जो है ना, अगर आपके पास है तो बस आप सब कुछ कर सकते हैं। घर बैठे कारोबार भी कर सकते हैं, घर बैठे आप पैसे भी कमा सकते हैं, लेकिन इसका आपको पॉजिटिव यूज़ आना चाहिए। बिजनेसमैन है तो वो इसका मौसर इस्तेमाल कर सकता है। कोई खुद से काम करना चाह रहा है, कोई जॉब करता है घर बैठ के। हमने तो ऑनलाइन स्टडी भी देखा स्टूडेंट्स ने किया, ऑल्दो वो वैसे मुझे लगता है थोड़ी ड्रामेबाजी थी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये जदीद गैजेट्स जो हैं आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकते हैं। सो अब डिसाइड आपने करना है कि आपने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से करना है।
तो मैं आपको नहीं ये बता रही किस तरह से करना है। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान मौजूद हैं, मारूफ उस्ताद हैं कासिम अली शाह साहब, आपको गाइड करेंगे, कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे कि वो अंदर का डर, अंदर का खौफ और वो नए रास्ते पर चलना जो है आपके लिए आसान बना देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे सिर्फ ये बता दें, हर कोई कुछ मुख्तलिफ भी करना चाहता है, हर कोई कामयाब भी होना चाहता है, लेकिन वो कामयाबी से पहले जो नाकामी का डर है वो ले डूबता है बंदे को। अच्छा देखें, एक तो ये टॉपिक हमने बड़ा एक डिफरेंट सा चूज़ किया और मेरा मानना है कि इस वक्त जितनी दुनिया सुन रही है वो अगले 15-20 मिनट में कोई नई बात ज़रूर सीख जाएंगे। अच्छा, दुनिया में कोई भी शख्स, दुनिया का कोई भी इंसान खौफ से आज़ाद नहीं हो सकता। उसमें खौफ लाजमी होगा, किसी ना किसी का डर, किसी न किसी शक्ल का डर होगा। यानी डर की इतनी शक्लें हैं और वो हमने बहुत से डर ऐसे हैं जो अक्वायर किए हुए हैं, सीखे हुए हैं, लर्न किए हैं। हमारी ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा होता है तो फिर ऐसा हो जाता है। इंसान का जो माइंड है ना जी, वो माइनस नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा जल्दी सोचता है। बिल्कुल आपने और कहीं ना कहीं वो खौफ और खदशे हमारे जीन्स में भी बैठे होते हैं। हमारे ज़िंदगी के तजुर्बे भी कुछ ऐसे होते हैं। अच्छा, इस वजह से हम इनिशिएटिव नहीं ले पाते। इनिशिएटिव का मतलब है कदम उठा सकें, आप आगाज़ कर सकें। अब इस वक्त दुनिया में बड़ी तेज़ी के साथ जो तब्दीलियाँ आ रही हैं वो टेक्नोलॉजी की वजह से। हम, आपको याद है, हमने क्लाउडिंग पे पूरा एक प्रोग्राम किया, हम ई कॉमर्स पे प्रोग्राम कर चुके हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है मेटावर्स। और ये मेटावर्स दुनिया की एक बड़ी जदीद एक नई चीज़ आ गई है। मेटा अलग है, वर्स का मतलब यूनिवर्स, कायनात, दुनिया, एक अलग से दुनिया। अब ये मेटावर्स, मैं इसलिए आज बात कर रहा हूँ कि इस पे बातचीत थोड़ी बहुत होनी शुरू हो गई है, लेकिन इस प्रोग्राम में मेरा ख्याल है सिटी 42 पे हम पहली बार इस पे बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं तो आज से 5 या 10 सालों के बाद ये हमारी जिंदगी का पार्ट एंड पार्सल बन चुका होगा। बिल्कुल। आज से 12 साल पहले यूट्यूब पे अगर कोई बात करता था तो कहते यूट्यूब क्या चीज़ होती है जी? बिल्कुल। नया नया फेसबुक आया था, ये क्या चीज़ है जी? व्हाट्सएप आना शुरू हुआ तो लोगों को पता ही नहीं था कि ये भी कोई चीज़ है जी। आज देखें, ये इंस्टा, ये यूट्यूब, ये फेसबुक, ये सारी की सारी आपकी पॉलिटिकल कैंपेन्स, आपकी जो कह लीजिए बिजनेस, आपकी एजुकेशन, नैरेटिव बिल्ड करना, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, हर चीज़ में घुस चुकी। बिल्कुल। यानी आप इसके बगैर अब काम नहीं कर सकते। इसी तरह आने वाला जो नया ज़माना है, वो नए ज़माने में नई चीज़ें आ रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जो सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इतनी तेज़ी के साथ ग्रो कर रही हैं कि मिसाल लीजिए मेटावर्स को आसान समझाने के लिए कि अगर मैं अपने आइडियाज़ को, अपनी सोच को, अपनी आवाज़ को, अपने नज़रियात को मैं किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए रिकॉर्ड करवा देता हूँ, सब कुछ रख देता हूँ कि मेरे पॉसिबल मेरा डाटा क्या है, तो कोई बईद नहीं है कुछ ही सालों के बाद, अब ये होना शुरू हो गया है, बड़ा इजीली, आसानी से ये सर्विस अवेलेबल हो कि कासिम अली शाह से किसी ने बात करनी है तो वो घंटे का कुछ डॉलर्स पे करे और वो मेटावर्स पे उसकी स्क्रीन पे कासिम अली शाह मौजूद हो और वो 1-to-1 बात कर रहा हूँ, उससे सवाल पूछे कि सर मैं ये जानना चाहता हूँ, सर मुझे इस चीज़ पे गाइड कर दें, सर ये डायरेक्शन ठीक है कि नहीं है, ये फैसला करना मेरे लिए मुश्किल है, उसके लिए काउंसलिंग, कोचिंग, ये सब चीज़ें दुनिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के मेटावर्स वो बाकायदा मॉडल्स बन रहे हैं सारे के सारे। तो जब ये दुनिया में नई चीजें हो रही हैं, हम क्यों पीछे हैं? बिल्कुल, हमारे पास वो तमाम चीजें, टेक्नोलॉजी मौजूद भी है, टेक्नोलॉजी और चीजें मौजूद हैं। अच्छा, हम समझते हैं ये जो सेलफोन अपग्रेड करना, ये अपग्रेडेशन है। अल्लाह के बंदो, इस सेलफोन को आप बेच देते हो, आपको ये नहीं पता होता इसमें क्या क्या है। इसके पुराने सेलफोन्स अपने याद कीजिएगा, आपको अगर इस्तेमाल करते हैं सैमसंग का, नोकिया का, सारे उसके अंदर जो गैजेट्स मौजूद थे, चीज़ें मौजूद थी, आपने उनको इस्तेमाल किए बगैर बेच दिया, कूड़े में चले गए, वो टेक्नोलॉजी आपने इस्तेमाल नहीं की। आज इस जदीद ज़माने में आप में इनिशिएटिव कितना है, आप नई चीज़ों को इस्तेमाल करें। देखें, हम बातें तो करते हैं जी, किताब हाथ में पकड़ के पढ़ने का मज़ा आता है, कोई शक नहीं है, लेकिन ये माने आने वाला सारा ज़माना डिजिटल है। आपने सारी किताबों को, चीज़ों को मोबाइल पे, अपनी टैब्स पे पढ़ना शुरू कर दिए। अब नई नस्ल सारी इसी पे कर रही है। अखबारात पढ़ने का रुझान कम हो रहा है, कॉलम पढ़ने हैं, आप बाहर देख रहे हैं खबरें। आप मतलब सिटी 42, हमारे घर में केबल नहीं लगी हुई, हमने सिटी 42 देखना होता है, हम लाइव चल जाते हैं, इंटरनेट के जरिए लाइव जाके देख लेते हैं, यूट्यूब पे देख लेते हैं। तो ये जो नया जमाना आ गया है, इसमें आप कितने इनोवेटिव है, आप कितने जदीद हैं। टेक्नोलॉजी हमेशा जदीद होती है, इंसानों को अपने आप को उसके मुताबिक करना पड़ता है, इंसानों ने बनाई होती है। लेकिन देखिए, आसानी के लिए बनी है, रास्ते बनाने के लिए बनी है,
खैर के लिए बनी है, प्रोग्रेस और प्रोडक्टिविटी के लिए बनी है। बिल्कुल। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम कितना बेहतर अंदाज में इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अब ये जो मेटावर्स है, मेटावर्स के बारे में कहा जाता है ये कभी फिक्शन थी, कभी कहा जाता था ये दुनिया सिर्फ वही है, कायनात वही जो हमें दिख रही है। आज कहा जा रहा है कि एक बिल्कुल इसके पैरेलल आप पूरी कायनात बना के फिर उसमें आप परचेजिंग करेंगे, उसमें लैंड्स लेंगे, उसमें बातचीत हो। स्पेस में आज बात हो रही है ना जी, आप ट्विटर पे देखें जी, और बड़ी बड़ी कंपेन्स और नैरेटिव्स और एंटी नैरेटिव्स और हाकमे और खिलाफ उस स्पेस में बातें हो रही हैं सारी की सारी। जैसे हमने लास्ट टाइम कहा कि डाटा क्लाउड में पड़ा है, तो हमें कहाँ पता कहाँ पड़ा है, क्लाउड में है कहीं पड़ा हुआ। अब इसी तरह आज का जो ज़माना है वो है नई टेक्नोलॉजी और नई चीज़ों को इस्तेमाल करना। आप कितना अच्छे अंदाज से नई टेक्नोलॉजी नई चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल, और आप में कितनी जुर्रत है। ये जो चेंज को कबूल करना है ना, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। बिल्कुल, आपने बड़े लोग चेंज को कबूल नहीं कर पाते। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, सैमसंग किसी ज़माने में चावल बेचने की कंपनी थी, यानी वो सीड्स और इस तरह की सारी चीज़ों वो कर रहे थे। वो डाइवर्सिफाई हुए और टेक्नोलॉजी में इस वक्त एप्पल को टक्कर दे रहे हैं। अब मैं एप्पल बता दूं, ये मोबाइल फोन वाला एप्पल है, क्योंकि एक हमारा टीवी प्रोग्राम इस पे, एक हमारी एंकर बेचारी जो है ना वो बड़ा स्ट्रेस बर्दाश्त कर चुकी है, तो अब वो टक्कर दे रहा है जी। इस वक्त दुनिया में टॉप टेक्नोलॉजी को टक्कर देने वाला सैमसंग है। पाकिस्तान में एक कंपनी बनाती है फिल्टर, मैं नाम नहीं लेता ताकि कोई डायरेक्ट माइंड ना कर जाए। वो बजाय कि वो फिल्टर बनाते हुए गाड़ियों के वो इंजन बनाए, वो चावल बेचने लग पड़ते हैं। अब आप देखें, हम लोग आगे जाने की बजाय पीछे जाते हैं, हम डाइवर्सिफाई नहीं होते। ये जितनी दुकानें जिनके बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा होता है हमारी और कोई दुकान नहीं, मुझे लगता है उन्हें बड़ा सा लिख देना चाहिए हम नाकाम तरीन लोग हैं। यानी हम दुनिया में मैकडॉनल्ड 15,000 आउटलेट्स बन चुके हैं उसके, और वो फ्रेंचाइज है। बिल्कुल ऐसे इदारे जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, और हम लिख के लगाते हैं जी हमारी कोई ब्रांच नहीं, ये आखिरी ब्रांच है और उसको हमने मर जाना है। अच्छा, मुझे ये लगता है ये काउंसलिंग जो है ना, आप भी माशाल्लाह से टीचर हैं और ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा, आप इस चीज़ में समझ बूझ भी रखते हैं। हर स्कूल में अब ये काउंसलिंग होनी चाहिए। हम अगर बच्चों का माइंडसेट ही और अपनी तालीमी चीज़ों का हिस्सा, कोर्स आउटलाइन का हिस्सा ये चीज़ें नहीं रखेंगे, बच्चों को हम उस तरफ लेके नहीं आएंगे, तो किस तरह से हम एक कल्चर ये डेवलप कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना वो आपका तालीम का निज़ाम है, एजुकेशन सिस्टम, जिसके ज़रिए स्किल्स अपग्रेडेशन हो सकती है। बिल्कुल सही कहा। मसला ये है कि तालीम के निज़ाम में, उस तालीम के निज़ाम के 3-4 मोहरे हैं, पिलर्स हैं जिनके ऊपर वो तालीम का निज़ाम खड़ा है। वो जो मोहरे हैं ना, उनमें ही फॉल्ट्स हैं। नंबर 1, सिलेबस। हमारा सिलेबस ही अपग्रेडेड नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, फिर सिलेबस में प्रैक्टिकल का पार्ट आप जाके देखिएगा, हमारी लैबें वीरान है, प्रैक्टिकल की बनी बनाई कॉपियां मिलती हैं, ऐसे ही है, वो साल हर साल बिकती हैं। आप देखिए, थीसिस बनाने के लिए रक्षा के पीछे इश्तिहार लगे होते हैं कि बने बनाए थीसिस ले लें, सॉल्व पेपर ले लें। जिस मुल्क में आप इनोवेशन को जिद्दत को आप इनकरेज नहीं करेंगे, वहां पर नया काम क्या होगा? तो लिहाजा पहला तो एजुकेशन सिस्टम में सिलेबस का प्रॉब्लम है, जिसमें इनोवेशन नहीं है, जिसमें जदीद चीजें। आप में से किसी ने अगर एफएससी किया और 80s के दौर में किया, वो अपना सिलेबस निकाल के देख रहे और आज का सिलेबस निकाल के देख रहे, 19-20 का फर्क है। 40 सालों में, 35 सालों में आपके सिलेबस में तब्दीली कोई नहीं आई। बिल्कुल। ये कितना बड़ा अलमिया है कि हम अपने सिलेबस को, मटीरियल को, चीजों को, पढ़ाने वाली चीजों को अपग्रेड नहीं कर रहे। हम कैसे आगे बढ़ने की बात करें? दूसरा प्रॉब्लम जो है वो पढ़ाने वाले लोग हैं। बदकिस्मती के साथ, मैं खुद टीचर हूँ, मैं इस कबीले का हिस्सा हूँ, एक बड़ी तादाद टीचर्स की वो है जो कुछ नहीं कर पाते, वो टीचिंग की तरफ आ जाते हैं। मुल्क में वैसी जॉब्स नहीं है। मैं तो हैरान होता हूँ, अकेडमीज में, ट्यूशन सेंटर्स में डॉक्टर इंजीनियर्स आपको मिलते हैं, यूईटी के बच्चे पढ़े हुए ट्यूशनें पढ़ा रही हैं, वो प्रॉपर फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर बन गए हैं। उसकी वजह जॉब्स भी नहीं है और वो भी अपग्रेडेड नहीं है, वो इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर ही नहीं हुए। हमारा टीचर जो पढ़ाने वाला है इदारों में, उसका अपना जहन नहीं खुला हुआ। बिल्कुल। उसने भी रट्टे लगाए हैं, उसने भी जीपीए लिए, उसने भी नंबर लिए, वो किताब से बाहर उसने कुछ नहीं देखा, इंडस्ट्री का रुख ही नहीं देखा। अच्छा, मैं कहता हूँ इंडस्ट्री देखी हो तो वापस ही ना आए ना, इंडस्ट्री में इतनी अपॉर्चुनिटीज है, उसको जरूरत ही कोई नहीं है कि वापस आने की, लेकिन उसका कोई एक्सपोजर नहीं है। याद रखिए, एक्सपोजर टीचर को अपग्रेड करता है, उसकी स्किल्स को अपग्रेड करता है। फिर उससे ज्यादा बड़ा मसला लीडरशिप का। हम लीडरशिप को ऊपर से देखते हैं जी, पीएम सीएम सारे, नहीं। मैं कहता हूं आप एजुकेशनल लीडरशिप की हालत देख लीजिए, आप वाइस चांसलर्स की जरा आप स्किल्स जाके देख लीजिए। ये पूरे लाहौर में कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें 2-4 वाइस चांसलर्स के अलावा सब के सब अपग्रेड माइंडसेट के साथ क्लर्क हैं। मैं बड़ा सख्त ये जुमला कह रहा हूँ,
उनके अंदर कोई जिद्दत ही नहीं है, उनके अंदर कोई इनोवेशन ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि टीम बिल्डिंग क्या होती है, उन्हें लीडरशिप का पता ही कोई नहीं है। वो टिपिकल पॉलिटिक्स में अपने आप को, अच्छा उनके आप कभी गिले और शिकवे सुने, वो रो रहे होंगे जी ये मुल्क ही ठीक नहीं है, ये जी ह्यूमन रिसोर्स ही ठीक नहीं है, टीम ही ठीक नहीं है। अच्छा खराब ही टीम होती है, लीडर ठीक करता है, बिल्कुल लीडर की लीडरशिप होती है जिसके जरिए खोटे सिक्के चलना शुरू होते हैं, लीडर एक विजन सेट करता है। तो फिर स्टूडेंट्स भी हम उस तरह के देख रहे हैं ना कि स्टूडेंट्स भी उस तरह के आ रहे हैं। हम यही आसिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का हम सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अब जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को लगता है कि उनके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, जैसे कि हमने कोविड में देखा कि हर किसी को जान के लाले पड़ गए। जिसके पास नॉर्मल मोबाइल था, माँ बाप को घर मसले ये पड़ गए थे कि बहुत ही जदीद किस्म का मोबाइल होगा तो हमारा बच्चा पढ़ सकेगा, जदीद टैब होगा तो हमारा बच्चा पढ़ सकेगा। हम आगाज़ नहीं करते हैं, सबसे पहले हम इन झमेलों में पड़ जाते हैं कि महंगी चीज़ें खरीद लें हम। अच्छा देखिए, आपके ना आगाज़ का ताल्लुक रिसोर्सेज के साथ होता ही नहीं। आप मिनिमम रिसोर्सेज के साथ शुरू कर लेते हैं तो चीज़ें वक्त के साथ साथ अपग्रेड होती चली जाती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। मसला ये होता है कि हम इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं, और वो जो इंतज़ार होता है वो इतना तवील हो जाता है कि वो जुर्रत, जिस जुर्रत से शुरू करना है वो जुर्रत ही ख़त्म हो जाती है। कदम उठा लेना बड़ा ज़रूरी है। अब आज देखिए, अगर मेटावर्स की दुनिया में बात हो रही है तो हमारे जो सॉफ्टवेयर हाउसेज सुन रहे हैं, हमारे टेक्नोलॉजी के लोग सुन रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ से उन्होंने आगाज़ किया, वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, वो आज कहाँ खड़े हैं। तो क्या हम दुनिया की टेक्नोलॉजी जो बन रही है उसको इस्तेमाल करने वाले हैं, या टेक्नोलॉजी बनाने में भी हमारा कोई रोल है? बिल्कुल सही। आज हमारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं सारी की सारी जो हमें इस वक्त सुन रही हैं, वो मीडिया के लोग हैं, वो पॉलिटिकल हैं, वो थिंक टैंक्स हैं, वो सोचने समझने वाले दानिश्वर हैं। भाई कोविड में ही सब यूट्यूब पे क्यों आए, पहले क्यों नहीं आए? यूट्यूब तो पहले से मौजूद थी। आप यानी दुनिया सारी यूट्यूब से कितना फायदा उठा रही है, आप बाद में आए। अभी भी कई पढ़े लिखे लोग आके कहते हैं जी कैसे चलाना है यूट्यूब चैनल, वो समझते हैं खुद चलाना है। भाई आउटसोर्स करो, 2 लोगों को जॉब दो, बंदा नहीं रख सकते। बड़े बड़े काबिल लोग अपने साथ किसी बंदे को जोड़ नहीं सकते क्योंकि उनको ह्यूमन हैंडलिंग नहीं आती, उनको अपने साथ कोई टीम मेंबर्स, कोई असिस्टेंट जोड़ना नहीं आता, उनमें बर्दाश्त ही नहीं है। वो अपने घर वालों को नहीं बर्दाश्त करते, टीम मेंबर को कहां से बर्दाश्त करेंगे? सो होता ये है कि जब भी आप अपग्रेड नहीं हो रहे, आपकी स्किल्स अपग्रेड नहीं हो रही, मैं कहता हूँ आपकी अपग्रेडेशन का मतलब है एवरीथिंग। आपकी आदतें अपग्रेड नहीं हो रही, आपकी सोच अपग्रेड नहीं हो रही, आपका नॉलेज अपग्रेड नहीं हो रहा, मैं कहता हूँ आपका सर्कल अपग्रेड नहीं हो रहा, आपका विजन अपग्रेड नहीं हो रहा। आप वक्त के साथ साथ अपनी हुनर को, अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं कर रहे, आप पीछे रह जाएंगे। तरक्की करने के लिए जरूरी है कि आप देखें आज जरूरत किस चीज की है। आज देखें, आज अगर मैं मतलब इस मार्केट में मैंने सर्वाइव करना है तो पुराने मीडियम्स के जरिए मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल आपने सही, नए मीडियम्स के जरिए, नई चीज़ों के जरिए। सो जो मेटावर्स है इसकी तरफ आना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि अगर एज सेलिब्रिटी हम खड़े हैं तो हमें इसके अंदर कैसे आना है, दुनिया में क्या काम हो रहा है, इसकी सर्विसेज कैसे ली जा सकती हैं। मेरी टीम काम कर रही है, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इसलिए भी आज ये प्रोग्राम कर रहा हूँ कि मेरी टीम ये काम कर रही है कि हम आइंदा दिनों में मेरे काम को मेटावर्स पे कैसे लेकर आएंगे, एक और दुनिया में कासिम अली शाह कैसे दिखेगा। ये जरूरत है, अगर इसको, ये दौड़ है जी, जो इसमें आगे निकल गया वो कामयाब हो जाएगा, वरना बहुत पीछे रह जाएंगे। अच्छा, पूरी दुनिया फिर देखिए होता ये है कि जब भी किसी चीज की जरूरत पैदा होती है ना तो उसके साथ कमर्शियल कुछ चीजें जुड़ जाती हैं। यानी यूट्यूब जरूरत है, एडसेंस चल रहे हैं, लोग पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल, आपके कितने एंकर्स हैं, कितने टीवी के लोग हैं जिन्होंने टीवी छोड़ दिया इसी वजह से कि वो पे करता है बहुत अच्छा यूट्यूब। तो ये जो नया जमाना आ गया, इस नए जमाने में खुद को नया करना, अपनी सोच को देखें। इलामा मोहम्मद इकबाल का एक शेर है जिसका मफहूम ये है कि जो नया जहान है ना, ये तिनके से, ये सरिये से, बजरी से, सीमेंट से, मफहूम ये बता रहा हूँ, नहीं बनता, ये नई सोच से बनता। तो नई सोच अगर आप में नहीं है और आपकी सोच जदीद नहीं है, आपकी सोच आज के ज़माने के मुताबिक नहीं है, तो आप पीछे रह गए। सो ये तमाम मीडियम्स, इवन मैं कहता हूँ टिकटॉक, इस पे हम प्रोग्राम कर चुके हैं, ये मीडियम्स बड़े अच्छे हैं। इस पे कंटेंट का मसला है, कंटेंट और आपका इस्तेमाल, आप ठीक इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये बड़ा मसला मतलब है। आज अगर इन सारे मीडियम्स को देखा जाए, ये इतना फास्ट ट्रैक है। मैं आपके जब एंटर होता हूँ ना तो मुझे सारी सिक्योरिटी, आपके जब लोग मिलते हैं वो कहते हैं कल हमने वीडियो सुनी है, कल तुसी बड़ी चंगी गल की। अब यानी कि एक लोअर तबका भी, वैसे लोअर नहीं कहना चाहिए, सारे बड़े अच्छे होते हैं, सोसाइटी के हर लेवल पे चीजें सुनी जा रही हैं, देखी जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं। मोबाइल है और हर कोई 1 मिनट में आपका मैसेज पहुंच। मेरे किसी दोस्त ने मुझे चंद दिन पहले, बड़ा एक मजे की, ईद से चंद दिन पहले उसने, वो लाहौर आए हुए, तो उन्होंने कहा जी एक जगह मेरी गाड़ी रुकी हुई, तो एक फकीर ना, वो मैंने दूर से देखा तो यूट्यूब पे कुछ देख रहा था, तो वो उठ के आया, तो उसने मांगा, तो उसके बाद वो वापस फिर दोबारा यूट्यूब लगा के बैठ गया। तो बाकी के उसने इशारा किया तो बाकी भी यूट्यूब पे कुछ देख रहे होंगे, वो भी उठ के आए, उन्होंने मांगना शुरू कर दिया। देखिए आपके फकीर के पास एंड्रॉयड फोन है
तो आप इस एंड्रॉयड के ज़माने में, इस एप्पल के ज़माने में, इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप जदीद नहीं है, आप जदीद नहीं है, आपकी आप सोच कहीं जदीद पीछे नहीं रह है। गए हैं और ये तमाम गेम सिर्फ आपके माइंड की है जिसको आपने चलाना है और सीधे रास्ते पे लेके आना है। अच्छा जी, बहुत सारे लोग कहते हैं हमने बहुत कुछ ज़िंदगी में करके देख लिया, एक के बाद एक नाकामी, हमारा बिजनेस कामयाब नहीं हुआ, हमने घर बैठ के कुछ किया, हम कामयाब नहीं हुए, जबकि फलां बंदा जो है वो तो बड़ा कामयाबी से चल रहा है, वहाँ पे आप काम ठप करते हैं और मायूस होकर बैठ जाते हैं। अच्छा देखिए, ये बाकायदा वैसे एक तो मौजू है, मैं कुछ इशारे और निशानियां बता देता हूँ। देखिए, जो भी बंदा कहता है मैंने बहुत कुछ किया और नहीं हुआ, वो अपनी असल नालायकी नहीं बता रहा होता। इंसान को हमें जिबिल्लतन एक चीज़ है, हम अपनी पॉजिटिव साइड, स्ट्रेंथ साइड जो है ना वो दिखाएंगे। मिसाल लीजिए ना, फर्ज करें मेरी ये कमीज फटी हुई है पीछे से, मैं वेस्ट कोट पहन के आऊंगा ताकि किसी को दिखे ना, ठीक है कि नहीं जी? आप अपनी आउटलुक को, अपनी पर्सनालिटी को ऐसा दिखाते हैं जिससे कुछ ज्यादा पावरफुल लगे। इंसान अपनी वीकनेस को नहीं देख रहा होता, अपनी कमी को नहीं देख रहा होता। अक्सर लोग ऐसे मैंने देखा है, उनके अंदर एटीट्यूड के प्रॉब्लम्स होते हैं। अक्सर ऐसे लोगों में ईगो का प्रॉब्लम होता है। अक्सर ऐसे लोगों में दिल बड़ा नहीं होता। अक्सर ऐसे लोग कंजूस बहुत ज्यादा होते हैं। अक्सर ऐसे लोग जो हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते। अक्सर ऐसे लोग, एक बड़ी गलती होती है जिसपे उन्होंने अच्छा सा कारपेट डाला होता है और कवर किया होता है, वो वजह वो नहीं बता रहे होते। आप अगर थोड़ा सा डिग डाउन करें, अच्छा कईयों को सुनने की आदत नहीं होती, फीडबैक दें ना उनको जरा। आप 10 बंदे खड़े करें ना, 10 को फीडबैक दें कि जी आपका ये फॉल्ट है, आपको ये आईना दिखा रहे हैं, अच्छे तरीके से भी बताएं, नो रिजेक्ट करेंगे। नहीं जी नहीं है, किस तरह हो सकता है? बिल्कुल सानू की ये एक बड़ा मतलब प्रॉब्लम है। ये जो है ना परवाही कोई ना होना फीडबैक की, इसकी वजह से इम्प्रूव की। तो वो तमाम के तमाम लोग जो फिर वो आखिरकार कहते हैं जी काला जादू हुआ हुआ है, वो जी बंदिश हुई है, असल में तो उनके अपने साथ कोई मसला है। और वो उस मसले को, अच्छा वो कहते नहीं मार्केट का ट्रेंड बदला और हम रह गए, हालात बदले और हम रह गए। देखें जी जमाना बड़ा था, जब तक आप इल्जाम दूसरों को दे रहे हैं आप इंप्रूव नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने, जिस दिन आप समझते हैं ना कि मैं मसला हूं, असल में ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है कि आप दूसरों को इल्जाम देके कहते हैं हमारा तो कोई कसूर नहीं था, ये वजह बनी तो हम आगे नहीं बढ़ सके हैं। मैसेज क्या होगा देखने वाले? देखिए, मैं आप सबको कहूंगा कि जिंदगी की जिम्मेदारी कबूल करें, ये भाग दौड़ खुद संभालें। हमेशा एक मिसाल दी जाती है कि गाड़ी है, उसमें ड्राइविंग सीट पे आपको बैठना है, दुनिया सारी साथ बैठ जाए, लेकिन ड्राइविंग सीट पे अगर कोई और बैठा हुआ है और आप पिछली किसी सीट पे बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं और आप इल्ज़ाम देते हैं हालात को, वाक़यात को, दूसरों को, असल में आप खुद ड्राइवर नहीं थे। इस ज़िंदगी की ड्राइविंग को खुद स्टार्ट कीजिए, इनिशिएटिव लीजिए, आगाज़ कीजिए, कोई छोटा सा आगाज़ कर लीजिए और बेशर्म होकर आगाज़ कीजिए। हम ये शर्माते रहते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। अल्लाह का नाम लेके शुरू कीजिए, अल्लाह आसानियाँ करेगा इंशाल्लाह जी। जब आप आगाज़ कर लेते हैं कि आपने कुछ करना है और कुछ आप अपना माइंड बना लेते हैं कि बस आपने बिस्मिल्लाह करनी है, तो इंशाल्लाह आपके तमाम काम बन जाएंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक कदम उठाएं। जब तक वो कहते हैं ना हीला करेंगे तो वसीला आपका खुद ही बन जाता है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद आते हैं। की कीमतें, आलू की कीमतें, ये वो सब्जियां हैं जो कि आपको सबसे लीस्ट प्राइस में मिला करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली महंगाई के हालात ये हैं कि ये सब्जियां भी महंगी हैं। अब जी ईद पे जिन लोगों ने प्याज खरीदा, लहसुन खरीदा, या फिर अदरक खरीदा, या फिर हरी मिर्चें या लीमू, सब लोग दुहाई देंगे। अब ये वो चीज़ें हैं जो बहुत आसानी से अगर आप घर में भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, उगा सकते हैं। अब लोगों की सोच ही होती है कि हमारे इतने बड़े लॉन नहीं है, कैसे ये करें। हम आपकी इस मुश्किल को आज आसान बनाएंगे। हमारे साथ होम एक्सपर्ट इरम नईम साहिबा मौजूद हैं, उन्हें अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया। ईद कैसी गुजरी आज? बहुत अच्छी, शुक्र है अल्लाह का। सब चीज़ें मुनासिब रेट पे भी मिल गई थी हमें एंड में। कुछ जगहों पे ऐसा हुआ था कि जिस तरह से लोगों ने कहा कि आज खरीद लो, ले जाओ घरों को, बस अब हम उनकी भी आखिर हुई। एक्चुअली फिर उन लोगों ने भी अपने घरों को जाना था, ऐसे ही। अच्छा, ये एक बड़ा मसला जो ईद पे लोगों ने फेस किया, आज भी जैसे कि हमने रेट पूछे सब्जियों के तो खासे ज़्यादा थे। तो ये आसान तरीका है कि आप घर में सब्जियां उगा लें? जी हाँ, देखें, ज़रूरी नहीं कि इसके लिए बहुत बड़ा लॉन हो। होम गार्डनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत स्मॉल, छोटी सी जगह पे भी हो सकता है, स्मॉल एरियाज में भी। तो उसके लिए आप छोटे पॉट्स बना सकते हैं। देखिए, मिट्टी के साथ एंजाइटी भी कम होती है। अगर हम ये सोचें कि हम अपनी एंजाइटी कम करनी है, जैसे लोगों का गुस्सा आ जाता है और होता है, तो उससे मिट्टी में काम करना, सॉइल में काम करना, उसमें हाथ देना, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर ये सोच के भी हम करें, एक ये भी टिप आपके साथ शेयर कर दीजिए। एग्जैक्टली,
और उससे ये होता है कि अगर हम ये सोच के भी करें कि हमारी सेहत पे कितना अच्छा असर होगा और खाने के उसके जो वो सब्ज़ी है उसको खाने के बाद हमें कितना अच्छा मिलेगा नतीजा, तो हम बहुत मेरा ख्याल है बाज़ार में बहुत कम हो जाए कि हम लोग जाएं धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें और एक प्याज, अच्छी चीज़ ये घर में तो आप सब्जी सब्जियां उगा लेंगे, आपको एक हेल्दी एक्टिविटी भी मिल जाती है। देखें, इनसे सब्जियों, जो भी गार्डनिंग करते हैं, जो लोग गार्डनिंग करते हैं उनकी उम्र भी ज़्यादा होती है और उनको साइकी प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। आजकल देखिए स्काइटर्स पे जाना कितना मुश्किल है, तो इसलिए जो लोग नहीं भी जा सकते, जो जाना, जिनको पता ही नहीं कि हमें प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो भी अपने साथ गार्डनिंग का काम शुरू करें तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और सेहत भी अच्छी होती है। और मिट्टी में जब आप हाथ डालते हैं तो आपकी नेगेटिव एनर्जी सारी मिट्टी में चली जाती है और वहाँ से आपको, देखिए मिट्टी ग्रो करती है, चीज़ें बनाती है, पॉजिटिव चीज़ें हमें देती है, तो उससे हमें पॉजिटिविटी मिलती है। अब हम आते हैं किचन गार्डनिंग पे। जैसा कि देखें, हम धनिया जो है हमारे पास घर में होता है, सूखा धनिया, उसको आप सबसे पहले हम पॉट्स बनाने की मैं आपको तरकीब बता दूं। आजकल ये जो पानी की बॉटल्स होती हैं बड़ी वाली प्लास्टिक की, हम फेंक देते हैं, उन्हें आधा काटें, उनमें नीचे एक ज़रूर सुराख करें। जब भी आप कोई पॉट तैयार कर रहे हो जिसमें आपने कुछ भी सब्ज़ी लगानी है या पौधा लगाना है, उसके नीचे एक सुराख या 2 करने बहुत ज़रूरी होते हैं ड्रेनर के लिए। तो जब हम वो नहीं करते हैं, पानी खड़ा रहता है, लोगों को पता नहीं होता, उससे हमारा पौधा ख़राब हो जाता है। तो एक सुराख करना बहुत ज़रूरी होता है उसके नीचे, वो आप गर्म करके सलाख को उसमें सुराख कर लिया। अब आपके पास एक कंटेनर तैयार है, उसमें आप मिट्टी डालें। अच्छा, अब आपको बताऊं, लोग बहाने बड़े होते हैं ना लोगों के पास, हम सब के पास, कि जी हमारे पास खाद नहीं है, हम कैसे करेंगे, अगले साल करेंगे। नहीं, अभी से आप शुरू करें। आपके घर की जो सब्ज़ी है जिसके आप छिलके उतारते हैं, उसको आप एक बिन में डालती जाए, 4, 5, 10 दिन के बाद आपके पास खाद तैयार होना शुरू हो जाएगी। उसको आप सॉइल में मिक्स करें। इवन अंडों के छिलके आप पीस के रख दें, उसमें डालें, वो बहुत अच्छी आपकी खाद तैयार करते हैं। इसी तरह ये सब्जियों के पत्ते जो हैं, ये आप उसमें एक जगह डालती जाएं तो आपकी खाद तैयार हो जाती है। अब आप जैसे 1 किलो के करीब 1.5 किलो आपने मिट्टी ली है और उसमें आपने 1 मुट्ठी वो खाद डाल के मिक्स कर ली, आपके उस कंटेनर के लिए काफ़ी हो जाएगी। मिट्टी डाल के आपने, जैसे अब मैं आपको धनिया, अब आपको पास कंटेनर तैयार है, अब 10 कंटेनर बना लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जैसे धनिया, सूखा धनिया, इसको आप हल्का सा हाथ में मस करके उस मिट्टी में डाल के ऊपर स्प्रे कर दें। आजकल स्प्रे बॉटल्स जो हम पहले कोविड में यूज़ करते रहे, इतना हमारे पास स्प्रे बॉटल्स पड़ी हुई हैं घरों में, तो वो सब चीज़ें आपको घर से मिल जाएंगी, आपको बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं करेगी, ज़रूरत ही नहीं होगी। आप सोच ही नहीं सकते, सब चीज़ें आपको अलमारियों से, अपने घर से निकलती आएंगी, किचन में से, आप उसे स्प्रे कर दें। इसी तरह अब पुदीना जो हम खरीदते हैं बाजार से, बाज़ औक़ात उसके साथ जड़ होती है, आप उसी जड़ को सॉइल में लगाएं और उसके ऊपर पानी लगा दें। इसी तरह अब धनिया और पुदीना के आपका तैयार हो गया। इसके बाद अब सब्ज़ मिर्चों की बारी है। बाज़ औक़ात हम सब मिर्चें लाते हैं तो वो रेड होती हैं, उनको थोड़े दिन पड़ा रहने दें, वो उसमें ड्राई हो जाएंगी, उनके सीड्स आप लगाएं, आपके पास सब्ज़ मिर्चें भी तैयार हैं। अब बात आती है प्याज और लहसुन की। प्याज के लिए देखिए, हम जब चाइनीज़ बनाते हैं तो हमें ग्रीन प्याज चाहिए होता है ना, तो वो बनाने का तरीका ऐसा है कि आप इस साइज़ की बड़ी बॉटल्स लें, उनमें पानी डालें आधे से ज़्यादा, इतना डालें कि प्याज की जो जहाँ से प्याज की जड़ निकलती है वो उसमें डूब जाए। अब आप देखें कि जब वो आप डिप करके ऐसे 5-6 बॉटल्स रख लें, 3 दिन के बाद उनमें से ग्रीन प्याज निकलना शुरू हो जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर आपके पास ग्रीन प्याज एक वाफर मिकदार में 2-3 दफ़ा चाइनीज़ बनाने के लिए तो तैयार है, ठीक है। इसी तरह आप लहसुन को भी कर सकते हैं। आप लहसुन को थोड़ी देर बाहर पड़ा रहने दें, खोल के रख दें, उसके ऊपर पानी डालें, वो फूटना शुरू हो जाता है, उसके जड़ें निकलती, उन्हीं जड़ों को उसी तरह आप पानी में डाल के रख दें और वो नीचे आपकी जड़ें उसकी जड़ें निकलती आएंगी लहसुन की और ऊपर उसके ग्रीन लहसुन आ जाएगा। और ग्रीन लहसुन की तो चटनी बरसात के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इससे तो बहुत सी बीमारियां स्टमक की और जो हैज़ा या लोगों को बुखार होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो आपके लिए घर पर ही ये चीज़ें तैयार हो सकती हैं। फिर अगर हम बात करते हैं, जैसे से आजकल हमारे पास अंडों के कंटेनर आते हैं,
गत्ते वाले। आप उन 2 कंटेनर्स ले लें, उसके नीचे वाले के ऊपर एक प्लास्टिक की शीट डालें, उसके ऊपर दूसरा कंटेनर रख के उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसमें प्याज और लहसुन रखते जाएं, तो उसके वो भी वही काम करेगा जो बॉटल ने किया। तो ये जो गत्ते के ऊपर आप बीन्स भी उगा सकते हैं, स्पाउट्स होते हैं, हम लोग सैलेड में खाते हैं, हम कहते हैं ओह ये क्या चीज़ है, तो वो बहुत ही आसान है। आप मूंगी की दाल को एक रात भिगोएं, सुबह में उसका पानी निकाल के एक कपड़ा नीचे गत्ते वाली वही कंटेनर, उसके ऊपर कपड़ा डाल दें कॉटन का, उस पर दाल बिछा के ऊपर ढक्कन दे के रख दें और शाम तक आपने उसको फ्रिज में रख देना है। 2-3 दिन वो फ्रिज में रहेगी, क्योंकि अगर बाहर रहेगी वो बुसना शुरू हो जाती, फ्रिज में रहेगी वो फूट के उसके स्पाउट्स बन जाएंगे, वो आप सैलेड में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी सब्जियां और ऐसी चीज़ें पौधे हैं जिनको आप पत्ते आप पानी में रखेंगे तो वो फूटना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए ये बरसात के महीने में हर चीज़ उगाई जा सकती है। जैसे कि हम आम खाते हैं, अब आम की पेटी को आप ज़ाया मत करें, आप आम की पेटी में सॉइल डाल लें, आम की गुठलियाँ जो हम आम घर में खा रहे हैं उनको साफ करके धो के रख के उसमें बो दें। वो 8 या 10 आम जब निकल आएंगे, छोटे छोटे पौधे बनेंगे, उनको निकाल कर बाहर बड़ी जगह पे लगा सकते हैं। अगर आपके घर में बड़ी जगह नहीं है तो आप अपने घर के सामने, लाहौर में तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटी है, हर जगह गार्डन होते हैं, आप वहाँ लगा सकते हैं। तो इसी तरह जिस तरह से स्वांजना है, और हम लोग स्वांजना के बारे में इतना वो कॉन्शियस हो जाते हैं कि कहाँ से लें, बाज़ार से मंगाएं, ऑर्डर करें, गोलियाँ लें, आप घर में लगा सकते हैं। छोटी जगह पे भी उसका जो दरख्त है वो लग जाता है। उसकी ट्रंक ले लें, कोई एक तोड़ के 1.5 फुट के करीब उस ट्रंक को आप ज़मीन में बो दें। वो एक मतलब 1.5 इंच की ट्रंक होती है। मुझे ये बताइएगा, बाद में इन चीज़ों की टेक केयर करना, फॉलो अप लेना, बार बार ध्यान रखना, ज़्यादा धूप, ज़्यादा सर्दी, ज़्यादा गर्मी, ये बहुत ज़रूरी है। अब ये तो हमने तैयार कर ली चीज़ें, अब इनके साथ करना कैसे, ये एकदम बच्चों की तरह होते हैं। जिस तरह हम बच्चों को धूप, छाँव और गर्मी सर्दी से बचाते हैं, इसी तरह इन्हें भी बचाना होता है। पानी भी देना है जी, टाइम पे पानी देना, जैसे बच्चों को भूख लगती है इन्हें भी लगती है। आप सोचें कि जब आपका किचन गार्डन तैयार हो रहा होगा ना, बड़ा हो रहा होगा, आपको उससे मोहब्बत होती है, आपको लगता है वो आपसे बातें करते हैं, वो पौधे आपकी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं कि आपने हमें पानी दिया, आप पास से गुजर रहे हैं तो आपको ऐसे लगेगा आपको किसी ने बुलाया। बिल्कुल तो ऐसे तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बड़े आसान तरीके हैं, लेकिन टाइम टेकिंग जरूर है, आपकी तवज्जो मांगते हैं थोड़ी सी। ऐसी नहीं है, तवज्जो मांगते हैं। टाइम ये है कि आप किचन में कुकिंग कर रही है ना, साथ ही आप बोना शुरू कर दे, चीजें लगा जब आपने सालन में पानी डालना है वही आधा कप आप पानी उधर भी डाल ऐसे ही है ना, थोड़ी सी आपकी तवज्जो मांगते हैं, फॉलो अप चाहिए होता है इनको, और इनको भी आपने टाइमली देखना है, तभी आपकी पसंद का जो फल है या फिर सब्जी है वो आप तक पहुंचेगी, और वो फिर देख के जो आपको खुशी होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है। फिर महंगाई वाला सिलसिला भी आपका जो वो खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच इरम आपा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में सेगमेंट शामिल कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं टुडेज हेल्दी टिप में। अच्छा जी, आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं रहमान, जो कि आज की हमें टिप बताएंगे जी कि हेल्दी आप कैसे रह सकते हैं। जी, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रहमान अब्बास, आपका लाइफ कोच। फिट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके खिदमत में हाजिर है। हमारी टीम चाहती है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, बहुत सी बीमारियों से दूर रहें, क्योंकि सेहत है दौलत, और इससे बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं है। सच्ची, ट्रस्ट मी, अपना ख्याल रखें, बहुत सा आपका माइंड चेंज हो जाएगा, आप हैप्पी फील करोगे, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से आप हैंडल कर सकोगे। तो चलिए, आपकी फिटनेस का ख्याल रखने के लिए आपका लाइफ कोच आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप अपनी डाइट का ख्याल अच्छा रख रहे हैं? हाँ, अच्छा रख रहे होंगे। उसके बाद इस मौसम में अपना जो वाटर इनटेक है, फूड, सभी कुछ चीज़ों को बैलेंस के साथ लेके चलना है। एग्जॉस्ट नहीं होना, क्योंकि एग्जॉस्ट होंगे तो मसल वीक होगा, तो यूं ही अंडर प्रेशर होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, आज के वर्कआउट में थोड़ा सा पावर ट्रेनिंग वर्कआउट है तो हम करते हैं पावर ट्रेनिंग एरोबिक वर्कआउट। कैलोरीज भी थोड़ी बर्न होगी, लेकिन शॉर्ट टाइम में आपका एक अच्छा वर्कआउट हो जाएगा, इफेक्टिव वर्कआउट, क्योंकि हम वही वर्कआउट आपके साथ शेयर करते हैं कि जो इफेक्टिव है, जिनका रिजल्ट है। तो इसके लिए मुझे डंबल्स चाहिए, अगर डंबल्स नहीं तो वाटर बॉटल चल सकती हैं, घर में कहीं भी कर सकते हैं, जिम में भी कर सकते हैं अगर जिम में जाके करना चाह रहे हैं, लेकिन घर में भी कर सकते हैं। मेल फीमेल्स के लिए, दोनों के लिए इफेक्टिव वर्कआउट है। मेरे पास डंबल्स हैं, वार्म अप आपने नॉर्मली कर लेना है। 4 एक्सरसाइजेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
क्योंकि 4 एक्सरसाइजेज बाय 3 सेट्स करेंगे तो आपके 12 बन जाएंगे। तो चलें, वार्म अप आपने कर लिया 2-3 मिनट्स। उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज स्क्वाट शेप में आपने डाउन रहना है, वाइड पोजीशन में, जितना आप बैलेंस के साथ रह सकते हैं, क्योंकि मैं कम ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि हर बॉडी बैलेंस डिफरेंट है, तो इसलिए जितना डाउन, देन राइट, देन लेफ्ट, 1 2 3 4 5 10 ईच साइड आपने करना है विथ प्रेशर। 1 2 3, बॉडी आपकी डाउन हो। अब इसको मैं साइड से दिखाता हूँ। नॉर्मली अब मैं मैट से बाहर आ चुका हूँ बैलेंस के साथ। 1 2 3 4, जितना आप प्रॉपरली बैलेंस के साथ रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप जैसे इस तरफ बैलेंस करते जाएंगे लेवल बढ़ता जाएगा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ईच साइड आपने करना है। 3 सेट्स आपने करने हैं। 30 टू मैक्सिमम 1 मिनट आपने ब्रेक करनी, वो भी मौसम के हिसाब से। फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है। सेकेंड, स्क्वाट्स डाउन देन अप, डंबल्स को इस तरह ग्रिप कर लें। इफेक्टिव एक्सरसाइज, लेवल बढ़ता जाएगा, वेट बढ़ाते जाएं। ओके, डाउन 1 2 3 4 5 6, पावर ट्रेनिंग भी होगी, आपका लेवल भी बढ़ता जाएगा। 4 5 6 7 8 9 10, 3 सेट्स आपने करने हैं पावर ट्रेनिंग के साथ। स्क्वाट्स, वेट अप एंड डाउन आपने करना है। 2 एक्सरसाइजेज आपके साथ शेयर कर ली। रिदम में रहना है ताकि वार्म अप आप रहें एक प्रॉपर्ली, और स्पेशली जब आप वर्कआउट करें प्लीज़ फ़ोन को और बातें नहीं आपने करनी, क्योंकि कंसंट्रेशन रहे और मसल इंजरी ना हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने करनी है स्क्वाट शेप में। देन अब आपने प्रॉपर्ली मूव करना है एक रिदम के साथ। ओके, नाउ डाउन 1, फुट हील लाइट से टर्न करनी है। अगर आपको नी पे प्रेशर आ रहा है तो आप पैड वगैरह पहन सकते हैं, नी पैड सपोर्ट के लिए। अब स्ट्रेट, मैंने पहले राइट एंड लेफ्ट किया है। स्ट्रेट पोजीशन में आपके ओब्लिक्स मसल डिफरेंट एंगल में हिट होंगे। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिदम में आप स्पेशली आपको मैं मूवमेंट बताऊं सिर्फ पाँव की, आपने हील अप देन फुट फिंगर टर्न करने को नॉर्मली सा, ताकि आपकी लोअर बॉडी भी एक्टिव रहे। नाउ 1 टर्न 2 टर्न, बॉडी लाइट से बेंड करनी है ताकि फोकस कंसंट्रेशन रहे। 3 ओके, टर्न 4 टर्न, ये स्ट्रेट है। राइट एंड लेफ्ट नहीं, फर्स्ट मैंने बताया था टर्निंग में। नाउ स्ट्रेट 1 2, जैसा एक डिफरेंट बॉक्सिंग में एंगल्स होते हैं, आप स्ट्रेट पंच करते हो, आप साइड पंच करते हो, इसके डिफरेंट इफेक्ट बॉडी पे आते हैं। ओके, अगेन फोकस, टर्न 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 टर्न, एक रिदम के साथ। नॉर्मली बहुत ज़्यादा आप एकदम नहीं जाना, टर्न आपने करना है, हील अप फुट फिंगर टर्न, ताकि आपको प्रॉपरली पता चले। बॉडी डाउन देन स्ट्रेट, क्योंकि एंगल थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो इसलिए अब मैं अगेन आपको दोबारा बता रहा हूँ। फुट फिंगर टर्न टर्न, कहीं भी आप देख लें ये एक्सरसाइजेज इफेक्टिव हैं। इसको विद इन अ वीक टर्न कर एक साइकिल बनाएं सिस्टम के साथ, आप विद इन अ मंथ आप चेंज फील करें। लेकिन उसके साथ डाइट का ख्याल रखना है, शाम को आपने कार्ब्स नहीं खाने। नाउ लास्ट एक्सरसाइज सर्कल करना है। ओके, रिदम के साथ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बट इसमें डंबल्स एक डिफरेंट। ओके, नाउ 1 2 स्ट्रेट, इसमें पाम्स फ्रंट पोजीशन में आएगी। 2 साइकिल सर्कल, 3 4 5 6। इसी लेवल को आपने थोड़ा सा अप करना है
नी लाइट से बेंड, हील लाइट से अप। नाउ अप नॉर्मली। ओके, नाउ बॉडी रिदम में आपके काफ मसल भी स्ट्रांग होंगे और आपके हैमस्ट्रिंग मसल भी। नाउ 1 2, मैंने अपने फुट फिंगर पे प्रेशर डाला है, लाइट सी हील अप है। थैंक यू सो मच रहमान हमारे साथ मौजूद थे। आज की टिप उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल होगी सेम टाइम पे मुलाकात। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।